हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जानता हूँ थोड़े से परेशान हो। एग्जाम्स आने वाले हैं। डोंट वरी, बी रिलैक्स, मैं आ गया हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके। गाइस, ये वीडियो आप ही के लिए रहने वाली है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से रहने वाली है। आप इस वीडियो को देखें और बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका एग्जाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस 1, वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मैं आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज एग्जाम्स नजदीक हैं। आप लोगों को डर लगा हुआ है, बट लास्ट मेरा प्रॉमिस आपसे ये है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स विद क्लैरिटी खत्म हो जाएंगे। और मेरा प्रॉमिस है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी फर्दर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद दी नोट्स आप लोगों को, विद दी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। सो आओ स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, आज की वीडियो जूरिस्प्रूडेंस 1। आज की वीडियो जूरिस्प्रूडेंस 1। गाइस, आप लोग बिल्कुल भी मत डरो। देखो, आप लोग बिल्कुल बिल्कुल भी मत डरो, बिल्कुल भी मत डरो। और इस वीडियो के एंड तक बने रहो। स्टार्ट करते हैं गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जूरिस्प्रूडेंस 1 जो वीडियो बना रहा है वो है आपका भाई एडवोकेट आयुष सिंह। आओ स्टार्ट करें। सो हम लोग गाइस जूरिस्प्रूडेंस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस, नेचर ऑफ स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। क्या डेफिनेशंस हैं, क्या इसका नेचर है, क्या इसका स्कोप है और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। देखो, सो जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जूरिस्प्रूडेंस गाइस, देखो सबसे पहली बात तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। मैं आपको बहुत आसान शब्दों में कह दूं तो जूरिस्प्रूडेंस नथिंग, इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट। मतलब कानून को जानना, इट्स अ जूरिस्प्रूडेंस। लोगों ने अलग अलग तरीके से कानून को जाना है और फिर उसको कंपाइलेशन करके एक सब्जेक्ट का नाम दे दिया जिसको कहा गया जूरिस्प्रूडेंस। गाइस, जूरिस्प्रूडेंस मींस नॉलेज ऑफ लॉ जो डिस्क्राइब किया हुआ है बिहेवियर ऑफ जूरिस एंड दी ऑथर्स, उनकी अपनी अपनी डेफिनेशन द्वारा, मतलब परिभाषाओं के द्वारा। ये एक कानून का ज्ञान है। आसान भाषा में इसको कह लो, ये कानून का ज्ञान है जिसको डिस्क्राइब किया है हमारे वेरियस जूरिस्ट द्वारा और ऑथर्स के द्वारा, उनकी अपनी अपनी डेफिनेशंस के अंदर। जूरिस मींस नॉलेज ऑफ लॉ, प्रूडेंस मींस, सॉरी, जूरिस मींस लॉ एंड प्रूडेंस मींस नॉलेज ऑफ लॉ। तो लॉ की समझ और लॉ को पढ़ना, इनको मिलाकर बना जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। द स्टडी ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द सब्जेक्ट कीप्स द स्टूडेंट एट द थ्रेशोल्ड ऑफ अ स्टोर हाउस ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ। जब हमने इसको पढ़ा, हमारे पास एक एप्रिसिएशन हुआ, एक सब्जेक्ट बना जिसको हमने कहा नॉलेज ऑफ लॉ, और सब्जेक्ट के तौर पर हमने इसको कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस। सब्जेक्ट के तौर पर हमने इसको कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस। लॉ इज द कमांड। अब देखो लॉ क्या है। लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन्स। Law is an instrument to regulate human behavior or to be social life or business life. अब गाइस, सोवरेन्स क्या है, देखो इस डेफिनेशन को बड़े ध्यान से समझते हैं। सोवरेन्स क्या है। सोवरेन्स इज नथिंग, इट इज आवर सुपीरियर, हमसे बड़े लोग, हमारे कमांडर्स। तो लॉ क्या है, एक कमांड है जो किसने दी है, हमारे सुपीरियर ने हम लोगों को दी है, और कहा है कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इसको रेगुलेट किया जाए ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, सोशल लाइफ के अंदर और बिजनेस लाइफ के अंदर। देखो, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझा दूं उस बात को, तो कुछ इस प्रकार है, जैसे हमें पता है कि किसी को मारना गलत है। तो ये हमको कैसे पता है कि किसी को मारना गलत है। ये कहीं ना कहीं कानून में लिखा है कि किसी को मारना गलत है, अपराध है। इस तरीके से हमको पता है कि किसी को मारना गलत है। और जब हमें पता लगा कि किसी को मारना गलत है, और वो एक क्या बन गया, वो एक लॉ बन गया, एक कॉन्सेप्ट बन गया। सो लॉ क्या है। लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। सिस्टम ऑफ रूल्स मतलब एक रूल्स की कंपाइलेशन है जो बनाई गई है और एनफोर्स की गई है। बनाई गई है और एनफोर्स की गई है किसके द्वारा, आपकी सोसाइटी के द्वारा और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जो आपको बताता है कि आपका बिहेवियर कैसे रहने वाला है। एक आसान ऐसे एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आप कभी गाड़ी चलाते हैं रोड पे, तो रोड के दो पार्टीशन होते हैं। एक पार्टीशन होता है आने वाला और एक पार्टीशन होता है जाने वाला। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हैं आने वाले रास्ते की तरफ, तो आप अगर जाने वाले रास्ते की तरफ आने वाले रास्ते के लिए गाड़ी चलाएंगे तो वो एक तरीके से क्राइम हो जाएगा, वहां पर किसी को चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए रूल बना दिया गया कि आपको हमेशा गाड़ी
अपनी लेन पर चलानी है, आने वाली लेन पर, जब आप वापस आएंगे तो जाने वाली लेन पर गाड़ी चलानी है। तो एक तरीके से एक रूल बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी के द्वारा और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जो आपके बिहेवियर में उतर जाएगा। तो आपको कोई बताता थोड़ी ना है कि नहीं आपको इसी रास्ते से जाना है, आपको इसी रास्ते से आना है। ये तो आपका एक सेंसेस है जो आपने पढ़ा है, एक आपका जो दिमाग के नर्वस सिस्टम आपको बताता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, क्योंकि वो चीज आपने पढ़ी है और वो चीज एज अ लॉ आपने पढ़ी है, इसलिए वो आपके ऊपर एक कमांड हो जाती है और आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन बन जाती है, इसीलिए आप उसको फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लॉ इज अ सिस्टम दैट रेगुलेट्स एंड एंश्योर दैट इंडिविजुअल और अ कम्युनिटी अडेयर टू द विल ऑफ द स्टेट। तो लॉ एक सिस्टम है जो रेगुलेट करता है और एंश्योर भी करता है इंडिविजुअल्स और एक कम्युनिटी को टू द विल ऑफ द स्टेट, टू द विल ऑफ द स्टेट, जो बताता है कि भाई हम कभी किसी भी कम्युनिटी किसी भी कम्युनिटी के विल को या फिर किसी भी कम्युनिटी के आत्मसम्मान को प्रोटेक्ट करेंगे, इंश्योर करेंगे उसकी उसके ताकि कोई भी राइट्स हैम्पर ना हो, वो किसी भी तरीके से अग्रीव्ड ना बने। द नेचर एंड मीनिंग ऑफ लॉ हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय वेरियस जूरिस्ट, और जो जूरिस्प्रूडेंस है उसकी जो मीनिंग ऑफ लॉ है हमारे डिस्क्राइब करी गई है वेरियस जूरिस्ट के द्वारा। हाउएवर देयर इज नो यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द ट्रू नेचर एंड द मीनिंग ऑफ लॉ। पर अभी तक हमें ये चीज नहीं पता लगा कि उस लॉ का एक लॉ का नेचर क्या है, उसका मतलब क्या है, क्योंकि सारे जूरिस्ट की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, अपने कंसेप्ट को लेके डेफिनेशंस हैं और सबने अपने रोल को बड़े बखूबी तरीके से अपनी अपनी परिभाषाओं में संजोया हुआ है। जिसको पढ़ो, जिस भी जूरिस्ट को पढ़ो, लगता है कि वो ही सही कह रहा है, वही सब कुछ ठीक कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। द रीजन इज दैट इट डील्स विद द बेसिक एसेंशियल थ्योरेटिकल बैकग्राउंड टू द वेरियस लीगल कंसेप्शन लाइक लॉ, लीगल राइट्स, पोजेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रस्ट, नेग्लिजेंस, जस्टिस एक्सेट्रा। जो हमारा फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो ये कहता है कि इट डील्स विद द बेसिक एसेंशियल्स, मतलब लॉ जो है डील करता है आपके बेसिक एसेंशियल्स को, आपको क्या क्या चाहिए थ्योरेटिकली और आपके बैकग्राउंड से, टू दी वेरियस, जैसे कि आपका कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, कभी ट्रस्ट है क्या, नेग्लिजेंस, जस्टिस एटसेट्रा। सॉरी मैं थोड़ा सा भटक गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये लॉ जो है डील करता है आपके बेसिक एसेंशियल्स को अब थ्योरेटिकली और बैकग्राउंड टू द वेरियस लीगल कंसेप्शंस लाइक लॉ, लीगल राइट्स, जो बताता है कि आपके लिए लॉ क्या है, आपके लीगल राइट्स ऑफ पोजीशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, ट्रस्ट क्या है, नेग्लिजेंस क्या है, जस्टिस क्या है, एटसेट्रा। मतलब थ्रू दैट जूरिस्प्रूडेंस आपको पता लगता है कि कानून क्या है, आपके अधिकार क्या हैं, अगर आप किसी के संग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो कोई ब्रीच कर देता तो आपके राइट्स क्या हैं, ट्रस्ट क्या है, अगर आपको कोई भरोसा तोड़ देता तो आप क्या कहते हैं, तो आपके पास अधिकार क्या है, न्याय क्या है। ये सब चीजें आपको कौन बताता है, ये सब चीजें आपको जूरिस्प्रूडेंस बताता है। एक बहुत ही फेमस सेइंग है, लॉ इज एन एस। एस का मतलब है डोंकी, वह मत समझिएगा जो आप समझ रहे हैं, गलत बात। द मीनिंग इज नॉट दैट लॉ हैज द क्वालिटीज ऑफ अ डोंकी। इसका मतलब ये नहीं है, क्या कहते हैं कि जो मीनिंग ऑफ लॉ है उसके पास क्वालिटीज हैं डोंकी जैसी, नहीं। बट इसको कहा गया है कि एक बहुत फेमस सेइंग है, लॉ इज एन एस, के जैसे गधे को बोल दिया जाता है कि आपको ऐसे काम करना तो गधा वैसे ही काम करता है, तो लॉ भी कुछ प्रकार से अपनी एक सेइंग में जूरिस्ट ये कहते हैं कि लॉ भी कुछ प्रकार से ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। आजकल तो लॉज बड़े कॉन्सेप्चुअली और हमारे जो जूरिस्ट जो हमारे जजेस वगैरह हैं लॉ को बड़े ही ढंग से और बड़े ही क्या कहते हैं समझदार तरीके से उसको समझ के अपना फैसला डिसीजन सुनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब से हम जूरिस्प्रूडेंस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में एंट्री करने वाले हैं। यहां से आपका जूरिस्प्रूडेंस का मेन कंसेप्ट शुरू होता है, या यूं कह लो कि यहां से आपकी जूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट होती है। यहां से आपको वीडियो की एक एक सेकंड बड़े ध्यान से सुननी पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम नाउ फर्दर्स ओनली। ठीक है, अब यहीं से आपका जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो यहीं से आपके बनने शुरू हो जाएंगे। शुरू करते हैं। तो वेरियस डेफिनेशंस ऑफ लॉ,
हमें फर्दर डेफिनेशंस को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि अलग अलग जूरिस्ट, जो मैं बार बार आपसे एक वर्ड को कह रहा हूं कि अलग अलग जूरिस्ट, अलग अलग ऑथर्स ने अपनी डेफिनेशंस दी हैं, तो वो अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग जूरिस्ट को कुछ पार्ट्स में बांट दिया गया, कुछ स्कूल्स में बांट दिया गया। फिर जिस भी ऑथर की डेफिनेशन जिस प्रकार थी, उसकी डेफिनेशन को उसी के हिसाब से उसी के स्कूल में डाल दिया गया। जैसे कि हमारे पास जूरिस्प्रूडेंस के अंदर 5 स्कूल्स ऑफ लॉ हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला है नेचुरल स्कूल, उसके बाद है पॉजिटिविस्टिक स्कूल, थर्ड है हमारा हिस्टोरिकल स्कूल, फोर्थ है हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल और फिफ्थ है हमारा रियलिस्टिक स्कूल। फर्स्ट है हमारा नेचुरल स्कूल, सेकंड है हमारा पॉजिटिविस्टिक स्कूल, थर्ड है हमारा हिस्टोरिकल स्कूल, फोर्थ है हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल और फिफ्थ है हमारा रियलिस्टिक स्कूल। ये बात मैंने दोबारा इसलिए बोली क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली यही पूछ लेता है दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्कूल्स आर देयर इन द जूरिस्प्रूडेंस। तो बहुत ही उसका इजी सा यही आंसर होता है कि दैट वी हैव अ 5 काइंड्स ऑफ स्कूल, नेचुरल स्कूल, पॉजिटिव स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल एंड रियलिस्टिक स्कूल। एक एक करके हम इन स्कूल्स को पढ़ेंगे, एक एक करके इनके अंदर जो भी ज्यूरिस्ट हैं, जो भी ऑथर्स हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनकी क्या क्या डेफिनेशंस है उनको समझेंगे। दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं। हकीकत में तो जूरिस्प्रूडेंस अब स्टार्ट हुई है, इतनी देर के बाद जो हमने 10 मिनट हमने जो अब तक पढ़ चुके हैं वो हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्टिव पार्ट था जूरिस्प्रूडेंस का। मैं बार बार जूरिस्डिक्शन कह रहा हूं, मेरे दिमाग में बार बार जूरिस्डिक्शन वर्ड आ रहा है, सॉरी, इट्स जूरिस्प्रूडेंस। तो that is the introductory part of the jurisprudence. Now the actual jurisprudence going to be start. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्कूल को, जो है नेचुरल स्कूल, जो है नेचुरल स्कूल। एक एक करके इस स्कूल को जानते हैं। दोस्तों एक एक करके इस स्कूल को जानते हैं। सो पहला स्कूल है हमारा नेचुरल स्कूल। अंडर दिस स्कूल फॉल मोस्ट ऑफ द एंशियंट डेफिनेशन गिवन बाय रोमन एंड अदर एंशियंट जूरिस्ट। जस्टिस इज द मेन गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। जस्टिस क्या है? मेन गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। नेचुरल स्कूल क्या कहता है? जस्टिस क्या है? मेन गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। इन द अदर वर्ड, लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्टेड अपॉन बाय द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। मतलब क्या? लॉ जो है कंसिस्ट करता है रूल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्ट करता है अपॉन बाय द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, जो बताता है, जो एक्चुअली समझाता है, जो समझता है कि जो कोर्ट्स हैं हमारे वो कैसे आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। It may be noted that there are two main factors of the definition. दो factors हैं. First, that to understand law one should know its purpose. One should know its purpose. One should know its purpose. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लॉ को अपना पर्पस पता होना चाहिए। सेकंड है, इन ऑर्डर टू ascertain the true nature of law one should go to the court and not to the legislature. सेकंड क्या है कि ट्रू नेचर ऑफ लॉ क्या है कि आपको कोर्ट के पास जाना है अगर आपका कभी भी, तो आपका कभी भी कोई राइट हैम्पर होता है, ना कि लेजिस्लेचर के पास। देखो जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास थ्री काइंड्स ऑफ टायर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आपने पढ़ा होगा। एक है लेजिस्लेचर, एक है जुडिशरी और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेजिस्लेचर वो जो लॉ बनाता है, जुडिशरी वो जो लॉ को इंटरप्रिटेट करता है। एक लॉ स्टूडेंट का जो मेजर काम रहता है वो लेजिस्लेचर जुडिशरी के साथ रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के पास भी उसका काम होता है, बट उस प्रकार नहीं होता जितना काम उसका के जुडिशरी के पास रहता है। तो अगर आपके लिए कोई लॉ बना रहा है, आपके लिए किसी ने लॉ बनाया है और उसमें कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो आप डायरेक्टली लेजिस्लेचर के पास नहीं जाएंगे। नेचुरल स्कूल ये कहता है कि आप डायरेक्टली लेजिस्लेचर को अप्रोच नहीं करेंगे। इन दैट केस आपके पास अथॉरिटी है कि आप जुडिशरी को अप्रोच करेंगे विद दी जो भी उसके अंदर क्या कहते हैं, आपको जो भी कमी है उस लॉ के अंदर, उस रूल के अंदर, उस लॉ और रूल को आप जुडिशरी के सामने लेकर जाएंगे और उनको बताएंगे कि देखिए इसके अंदर ये कमी है एंड इट शुड बी चेंज्ड। अगर वो कमी क्या कहते हैं जेन्युइन रहेगी तो जुडिशरी उसको इंटरप्रिटेट करेगा और फिर क्या कहते हैं लेजिस्लेचर को बोलेगा कि इसको वापस से ठीक किया जाए। आगे बढ़ते हैं नेचुरल स्कूल के अंदर ही, और अब हम जानते हैं कि कुछ वेरियस काइंड्स ऑफ जो जूरिस्ट हैं, ऑथर्स हैं, उनकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं हमारे नेचुरल स्कूल को लेके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्पाइन को। अल्पाइन ने लॉ को कैसे डिफाइन किया? तो अल्पाइन का मतलब है, अल्पाइन कहते हैं कि द आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। सॉरी,
अल्पाइन समझाते हैं कि लॉ क्या है। लॉ है या तो आर्ट है या साइंस है, जो भी ठीक है और जो भी सही है। नेचुरल स्कूल के एक ऑथर अल्पाइन जो कहते हैं लॉ क्या है, या फिर या तो आर्ट है या फिर साइंस है, या फिर जो सही है या जो ठीक है। उनके हिसाब से जो भी ठीक है जो भी सही है वो एक लॉ है। सिसेरियो क्या कहते हैं, सिसेरियो कहते हैं लॉ इज द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। जो चीज नेचर के अंदर ऑलरेडी इम्प्लांटेड है वही एक लॉ है। जो चीज ऑलरेडी नेचर के अंदर इम्प्लांटेड है वही एक लॉ है, ये कहना है सिसेरियो का। जस्टिन एंड डाइजेस्ट डिफाइंस द लॉ। इन्होंने क्या कहा, द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज जस्ट, द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट। क्या सही है क्या गलत है ये कौन कहते हैं, जस्टिन एंड डाइजेस्ट, जस्टिन एंड डाइजेस्ट। सेलमन का क्या कहना था, प्रोमिनेंट मॉडर्न ऑफ लॉ। ये सेलमन जो है एक प्रोमिनेंट मॉडर्न नेचुरल लॉ थिंकर है, इनकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए मैं अभी ना आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट्स में आपके ऑथर्स की जो डेफिनेशंस का मतलब समझा रहा हूं। मैंने आगे वाली स्लाइड्स में हर एक ऑथर्स पे बड़े गहरे तरीके से चर्चा करी है। बहुत ही अच्छे अच्छे मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बना रखे हैं। हर एक ऑथर्स को हम एक डिस्क्राइबिंग मोड के अंदर पढ़ेंगे। जो भी ऑथर्स आपके सिलेबस के द्वारा वैलिड हैं या फिर रेलिवेंट हैं। देखिए बहुत सारे स्कूल्स के अंदर बहुत सारे ऑथर्स हैं, पर सारे ऑथर्स को पढ़ना जरूरी नहीं है। तो जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं सिर्फ हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज्यादा रिलीवेंट रहेगा और हमारा टाइम भी कम कंज्यूम होगा। तो ये तो मैंने आपको कुछ ऑथर्स बता दिए जिनकी अलग अलग थिंकिंग है नेचुरल स्कूल के अंदर, जैसे अल्पाइन है, सिसेरियो है, जस्टिन एंड डाइजेस्ट है। सेलमन क्या कहते हैं, सेलमन को पढ़ लेते हैं आगे आगे। तो सेलमन ने डिफाइन किया है लॉ को, द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो सेलमन नेचुरल स्कूल के अंदर कहते हैं ये एक प्रिंसिपल है जो रिकॉग्नाइज करता है एक स्टेट, रिकॉग्नाइज करता है स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो आपको न्याय दिलाने के लिए काम करता है। सेलमेंट्स के और जो आपको न्याय दिलाने के लिए काम करता है, जो प्रिंसिपल्स आपको आपको जस्टिस दिलाते हैं, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसपे उसके एडमिनिस्ट्रेशन जिसके लिए वो काम करता है उसको सेलमेंट डिफाइन करता है। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल लॉ, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नेचुरल लॉ के, आइए पढ़ते हैं। इट इज बेसिकली अ प्रायरी मेथड डिफरेंट विच एक्सेप्ट थिंग्स और कंक्लूजन इन रिलेशन टू अ सब्जेक्ट एज दे आर विदाउट एनी इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन। ये क्या कहते हैं, रिलेशन टू सब्जेक्ट, जो किसी भी इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशंस को आपको कंक्लूजन देते हैं कि वो बिना जाने के आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस आपकी चीजों को समझते हैं और उसके ऊपर कंक्लूजन देते हैं, कोई इंक्वायरी नहीं करते। इट इज सिंबलाइजेस फिजिकल लॉ ऑफ नेचर बेस्ड ऑन मोरल आइडियल विच इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। देखिए नाम से समझ में आ रहा है इट्स अ नेचुरल स्कूल। नेचुरल स्कूल वो मतलब जिसने आपको लॉ दिया है नेचुरली। मतलब क्या, इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म में मतलब समझें तो इसका शॉर्ट फॉर्म में कहने का मतलब है कि जो लॉ है वो किसी ने बनाया नहीं है, वो नेचर ने हमको दिया है और जो नेचर ने हमको दिया है हमने उसको एक्सेप्ट किया है। जो नेचर ने हमको दिया है हमने उसको एक्सेप्ट किया है। तो इट सिंबलाइजेस फिजिकल लॉ ऑफ नेचर बेस्ड ऑन मोरल आइडिया विच इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। और जो एप्लीकेबल है नेचुरल स्कूल का, जो लॉ एप्लीकेबल है वो यूनिवर्सली है। वो ये नहीं कि इंडिया का लॉ अलग है, अमेरिका का लॉ अलग है, रशिया का लॉ अलग है, नहीं, इट्स अ नेचुरली एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल। थर्ड है, ये बात करता है द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जूरिस्प्रूडेंस एंड द बेसिक राइट ऑफ अ मैन। ये बात करता है कि ह्यूमन राइट्स के क्या है जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, बेसिक राइट्स क्या है क्या इंसान की। ठीक है, इधर मैन का मतलब सिर्फ मैन के राइट्स की बात नहीं कर रहा। देखिए एक बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर हम एक चीज पढ़ते हैं जहां पर हिम का मतलब यूज हुआ है या फिर मैन का मतलब यूज हुआ है, दैट डजंट मीन कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज द पर्टिकुलर जेंडर। नहीं, वो कंक्लूड करता है, सॉरी वो इंक्लूड करता है हमारे सारे जेंडर्स को। मैन का मतलब सारे जेंडर्स, हिम का मतलब सारी, हिम मतलब हिज भी, हर भी, और जो आप समझ रहे हो वो भी। आगे बढ़ना, इट एम्बॉइडेड विद द वैल्यू और रीजन, जस्टिस, मोरालिटी एंड एथिक्स विच प्रोवाइड अ कॉमन बेस ऑफ लीगल फिलोसफी। ये बात करता है लीगल फिलोसफी के ऊपर, वैल्यू और रीजन के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर, एथिक्स के ऊपर। ठीक है,
फिफ्थ पॉइंट है द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंग्लैंड एंड इंडिया इन ड्यू प्रोसेस इन यूएसए आर एसेंशियली बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ। जो रूल ऑफ लॉ है, जो कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, इंग्लैंड के अंदर, इंडिया के अंदर और यूएसए के अंदर, वो एक्चुअली किस पर डिपेंड है, किस पर बेस्ड है, वो नेचुरल लॉ पर बेस्ड है। आगे बढ़ता है रुडोल्फ स्टैमलर। रुडोल्फ स्टैमलर का जो एक बहुत ही प्रसिद्ध हमारे ज्यूरिस्ट रहे, बहुत ही प्रसिद्ध हमारे ज्यूरिस्ट रहे, जो रहे नेचुरल स्कूल के ज्यूरिस्ट, जो नेचुरल स्कूल के ज्यूरिस्ट रहे, ऑथर रहे, जिनका कार्यकाल की जो अवधि रही वो रही 1856 से लेके 1938 तक। क्या कौन थे रुडोल्फ स्टैमलर? पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ अ रोमन लॉ इन वेरियस यूनिवर्सिटी जर्मनी। ये एक प्रोफेसर थे रोमन लॉ के, बहुत सी यूनिवर्सिटी के अंदर, पता ही है आपको। ही सक्सीडेड कोलर एज अ प्रोफेसर एज लॉ इन द यूनिवर्सिटी बर्लिन। ये कोलर हमारे, कोलर भी हमारे एक ज्यूरिस्ट हैं, उनसे पहले के क्या कहते हैं लॉ प्रोफेसर ऑफ लॉ थे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के अंदर। स्टैमलर ने कैसे कैसे लॉ को डिफाइन किया ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार क्या है डायरेक्टली आ जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन द नेचुरल स्कूल अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ स्टैमलर। तो इस केस के अंदर आपको क्या समझाना पड़ेगा? इस केस के अंदर वही सब चीजें आपको जो स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये सारी चीजें आपको उसके अंदर लिखनी पड़ेंगी। देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस को लिखने का सबसे एक आसान तरीका ये है कि आप बेशक कहानियां लिखो, लॉ के पेपर के अंदर आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स लिखने होंगे, आपको लॉ के पेपर के अंदर कुछ टेक्निकल वर्ड्स लिखने होंगे जो हेल्प करेगा आपके आंसर को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए और वैल्यूएबल बनाने के लिए। आपको की पॉइंट जब तक आप अपने आंसर्स में नहीं लिखेंगे ना, आपका आंसर कभी भी सुंदर नहीं बन पाएगा, आपका आंसर कभी भी सुंदर नहीं बन पाएगा। तो एक एक ऑथर का कीवर्ड, की एलिमेंट जानना आपको बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि कौन से ऑथर का कीवर्ड, क्या की एलिमेंट है। बस आप लोग मेरे साथ बने रहो और देखते रहो ये वीडियो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। रुडोल्फ स्टैमलर। रुडोल्फ स्टैमलर क्या है? स्टैमलर ने डिफाइन कैसे किया उस नेचुरल लॉ को? स्टैमलर डिफाइंड लॉ एज अ स्पीसीज ऑफ विल other regarding self-authoritative and inevitable. From him, law is the highest expressions of man's social lives and aim preservation of individuals. Guys, अब देखो इसको समझते हैं लॉ, इसको समझते हैं कि स्टैमलर ने कैसे समझाई है, कितनी बढ़िया इसने बात कही है। स्टैमलर कहता है कि लॉ क्या है? ये स्पीसीज ऑफ विल अदर रिगार्डिंग सेल्फ ऑथोरिटेटिव एंड इनअवॉइडेबल। मतलब क्या कि एक्चुअली नेचुरल लॉ के अंदर वो ये कहता है कि नेचुरल लॉ के अंदर स्टैमलर के हिसाब से जो लॉ है वो सेल्फ ऑथोरिटेटिव है। लॉ कोई आपको दे नहीं रहा, आप खुद को बता रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। फ्रॉम हिम लॉ इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैन सोशल लाइफ एंड एम्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल। फ्रॉम, फॉर हिम, ये आपका कीवर्ड है, ये आपका की पॉइंट है जो आपको एग्जाम के अंदर लिखना है अगर आप रुडोल्फ स्टैमलर को समझाते हैं। हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैन्स सोशल लाइफ एंड एम टू प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब कि क्या एक इंसान का कैसा एक्सप्रेशन रहेगा कुछ सही या कुछ गलत होने पर, और उसका क्या एम होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल की, जो अदर इंडिविजुअल के राइट है उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए। अकॉर्डिंग टू हिम द टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नेसेसरी फॉर जस्ट लॉ वर प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पेक्ट, द प्रिंसिपल ऑफ कमोडिटी पार्टिसिपेशन। क्या, कैसे प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट, आपको कैसे रिस्पेक्ट करनी है और कैसे आपको सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट करना है। Stamler believed that it's impossible to frame legal principle of universal or eternal validity. It is not the principle of law of nature but the nature of law, but it's constant. Society as a continuing entity presupposes the existence of law. Therefore, law is the law of nature which are variable content. Everyone is bound to respect the rights to claim of others and contribute his share to the life of the community. उनका क्या मानना है? देखो, उनका ये मानना है कि स्टैमलर ये मानते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक लीगल प्रिंसिपल को फ्रेम कर पाओ यूनिवर्सली। बस आप क्या कर लो, हर एक पर्सन ने अपने आप में बाउंड होना चाहिए कि वो दूसरे पर्सन को रिस्पेक्ट करे और उसके राइट्स को बचाए और कंट्रीब्यूट करे अपना शेयर लाइफ ऑफ द कम्युनिटी के, वो कैसे अपना आगे का जीवन बिता रहा है नैतिकता से, बिना किसी को हार्म करे हुए। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है।
आपको बहुत ही मैं शॉर्ट में समझाता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया पता लग जाए कि क्या कहते हैं कौन से ऑथर ने क्या कहा है। इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, सॉरी इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका जो पर्पज है वो भी डिफीट नहीं होगा, वो अकम्प्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैमलर क्या करते हैं कि इम्पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है कि आप फ्रेम कर पाओ लीगल प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सली। बट हाँ, आप एक काम कर सकते हो, आप खुद में एक चीज मान लो कि आप बाउंड हो दूसरे पर्सन को रिस्पेक्ट करने के लिए, उसके राइट्स को बचाने के लिए, और अपना शेयर कंट्रीब्यूट करोगे, आप किसी की अपनी लाइफ को कंट्रीब्यूट करोगे, आप कम्युनिटी को अपना आने वाला जीवन आपको कैसे बिताना है, कितनी नैतिकता से बिताना है। Stamler did not deny the validity of law which failed to confirm the requirement of justice because justice according to him is a relative concept. उनका मानना यह है कि जस्टिस क्या है, अगर कुछ गलत होता है तो जस्टिस उनके उनके मुकाबले ये जस्टिस उनके मुताबिक ये है कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो उसको भी उसी प्रकार से सजा दी जाए जिस प्रकार से उसने उसके साथ गलत किया है, किसी के साथ भी गलत किया है। तो स्टैमलर कहते हैं कि वो इस चीज को डिनाई नहीं करते कि वैलिडिटी ऑफ लॉ क्या है। ठीक है, वो बताते हैं कि जस्टिस बिकॉज जस्टिस अकॉर्डिंग टू हिम इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो जस्टिस है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है नेचुरल स्कूल का। दोस्तों अब हम आते हैं अपने दूसरे ऑथर की तरफ। हमने इससे पहले पढ़ा रुडोल्फ स्टैमलर को, जिन्होंने नेचुरल स्कूल के अंदर काफी बेहतरीन अपनी डेफिनेशन दी। नाउ दोस्तों हम पढ़ रहे हैं जोसेफ कॉलर को जिनका कार्यकाल की अवधि रही 1849 टू 1999। इनका क्या मानना था, ये कौन थे, आओ दोस्तों पढ़ते हैं जोसेफ कॉलर को। मैंने आपको पहले बताया था कि जो रुडोल्फ स्टैमलर थे, ही इज अ सक्सीडेड फिलोसोफर इन रेफरेंस टू जोसेफ कॉलर। आओ पढ़ते हैं। एज अ न्यू हेजिलियन कॉलर डिफाइंस लॉ, क्या है, कैसे डिफाइन किया, द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट विच इज इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इनर इम्पल्सेस दैट आर्ग्यूज अपॉन मैन टुवर्ड्स रीजनेबल फॉर्म ऑफ लाइफ एमिनेट्स फ्रॉम द होल and forced upon the individual. He says that there is no eternal law and the law shapes itself as the society advances morally and culturally in course of evolution. तो कोलर का क्या मानना था दोस्तों, कोलर सिंपल सी एक बात जानते थे, सिंपल सी एक बात मानते थे कि एटर्नल लॉ नाम की जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो लॉ क्या है, लॉ वही है जिसको सोसाइटी लॉ बना दे, जिसको सोसाइटी बोल दे कि ये लॉ है, जो प्रोटेक्ट कर ले लोगों को मोरली, ठीक है, कल्चरली मतलब जो दूसरों के कस्टम्स को रिस्पेक्ट कर ले, जो दूसरों को मोरली रिस्पेक्ट कर ले। कोलर के हिसाब से वही लॉ था, कोलर के हिसाब से वही एक लॉ था। ही ट्राइड टू फ्री द नेचुरल लॉ फ्रॉम द रिजिड एंड अ प्रायरी अप्रोच एंड अटेम्प्टेड टू मेक दैट्स रियलिस्टिक अडेप्टिंग इटसेल्फ टू द चेंजिंग नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। इनका बहुत सही मानना था, ये नेचुरल लॉ के जो रिजिडनेस थे उसको फ्री करना चाहते थे। एक्चुअली नेचुरल लॉ क्या कहता था कि नेचुरल लॉ इज नॉट मेड, उस लॉ बना नहीं है, लॉ तो आया है ऊपर से। नेचुरल स्कूल का ये मानना है। अगर आप कभी भी किसी भी स्कूल्स के ऑथर्स को पढ़ेंगे तो उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो मोटा माटी सेम ही है, और हर एक स्कूल की अपनी एक बेसिक डेफिनेशन है। तो नेचुरल स्कूल की जो बेसिक डेफिनेशन वो ये कहती है कि लॉ को बनाया थोड़ी ना गया, लॉ तो आया है ऊपर से। और जो जोसेफ कॉलर थे वो इसी चीज पे काम करना चाहते थे। वो ये कहते थे कि लॉ को रिजिड इतना मत बनाओ, नेचुरल स्कूल के लॉ को इतना रिजिड मत बनाओ, सिंपल सी बात करो कि लॉ एक एटर्नल, ही सेज दैट देयर इज नो एटर्नल लॉ, कोई एटर्नल लॉ है ही नहीं। जैसे जैसे सोसाइटी जिसको लॉ बताती चली जाएगी एज पर द सिचुएशन वो लॉ बनता चला जाएगा। बट हाँ वो एक्सेप्ट वो किसी भी मोरालिटी को डिसहार्म ना करे, वो किसी के कल्चर को डिसहार्म ना करे, डिसरिस्पेक्ट ना करे, और इवेल्युएशन को मतलब बदलाव को अडेप्ट करे। ठीक है, यही जोसेफ कॉलर समझाना चाहते थे। अब दोस्तों हम आ गए अपने दूसरे स्कूल की तरफ। हमने दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं। नेचुरल स्कूल को पढ़ लिया। नेचुरल स्कूल में हमने दो ऑथर को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा रुडोल्फ स्टैमलर को, तीसरा हमने पढ़ा जोसेफ कॉलर को।
जोसेफ कॉलर को। इससे अब आपको पता लग गया क्या कहते हैं कि हमारे नेचुरल स्कूल के अंदर जो दो ऑथर आपके सामने आ सकते हैं, आपको जिनसे क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे रुडोल्फ स्टैमलर से, दूसरा आएंगे आपको जोसेफ कॉलर से। मैं ऐसा मानता हूं कि शायद मैं आपको वो चीज दे पा रहा हूं जो आपको चीज चाहिए। प्लीज कमेंट के नीचे कह रहा हूं मैं, कमेंट में अपने आइडियाज को जरूर बताएं। अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो मुझे जरूर बताएं कि सर ये चीज इसके अंदर और ठीक हो सकती थी। ठीक है, ये चीज आप और अच्छे से हमें समझा सकते थे। कुछ ऐसी चीजें तो मैं उसको बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करूंगा अगर ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम आगे बढ़ रहे हैं और अपने दूसरे स्कूल की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है एनालिटिकल स्कूल। आप बोलोगे सर एनालिटिकल स्कूल तो कभी था ही नहीं, ये कहां से आ गया? मैं आपको बताऊंगा कि एनालिटिकल स्कूल के कितने कितने नाम हैं। ठीक है, एनालिटिकल स्कूल को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको पॉजिटिविस्टिक स्कूल भी कहा जाता है, इसको पॉजिटिविस्टिक स्कूल भी कहा जाता है। जो मैंने यहाँ पर आप एक वर्ड पढ़ रहे हैं पॉजिटिविस्टिक स्कूल, ये एक्चुअली है एनालिटिकल स्कूल। आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपने एनालिटिकल स्कूल के बारे में। तो एनालिटिकल स्कूल क्या कहता है? एनालिटिकल स्कूल जूरिस्प्रूडेंस की आई में सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल अगर कोई रहा है तो वो है एनालिटिकल स्कूल। क्योंकि एनालिटिकल स्कूल के या फिर कह लो पॉजिटिविस्टिक स्कूल के जो आइडियाज हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उनको क्रिटिसाइज तो किया गया है, उनको क्रिटिसाइज तो किया गया है, पर अगर आप उनको बैठ के बड़े शांत दिमाग से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, समवेयर के लॉ की जो फॉर्मेशन है वो एक्चुअली पॉजिटिविस्टिक स्कूल से हुई है या फिर एनालिटिकल स्कूल से हुई है। आइए पढ़ते हैं कि क्या है। ऐसा मेरा मानना है, सबके अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। कोई कहता है कि एक्चुअल फॉर्मेशन नेचुरल स्कूल से हुई है, कोई कहता है कि एक्चुअल फॉर्मेशन रियलिस्टिक स्कूल से हुई है, पर मेरा ऐसा मानना है कि शायद एनालिटिकल स्कूल से हुई है, क्योंकि मुझे इसका कुछ पोर्शन सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। ठीक है, एनालिटिकल स्कूल क्या है? as further we get more information, we get to know about three major branches of jurisprudence। jurisprudence की तीन मेजर ब्रांचेस, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, एथिकल स्कूल। सर ये तीन नाम कहां से आ गए? पढ़ते रहो पढ़ते रहो, आपको पता लग जाएगा कि ये कोई अलग अलग चीज नहीं है, ये सेम चीजें हैं। आपको पता लग जाएगा कि कोई चीज डिफरेंट नहीं है। आपको आपके डाउट सारे क्लियर होंगे, यहाँ पे सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। एनालिटिकल स्कूल, द एनालिटिकल स्कूल ऑफ jurisprudence इज ऑल्सो नोन एज द पॉजिटिविस्टिक स्कूल। तो जब भी आपको ये आ जाए आपके क्वेश्चन में कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पॉजिटिव स्कूल, तो एनालिटिकल स्कूल। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एनालिटिकल स्कूल? पॉजिटिव स्कूल। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, कईयों के कॉलेज में पॉजिटिव स्कूल से उसको कह के संबोधित किया गया है, कईयों के स्कूल में एनालिटिकल लॉ स्कूल में एनालिटिकल स्कूल से कह के संबोधित किया गया है। चाहे एनालिटिकल स्कूल कह लो चाहे पॉजिटिव स्कूल कह लो, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों के ऑथर सेम ही है और दोनों के कंसेप्ट्स भी सेम ही है। तो दोस्तों समझते हैं इसी चीज को। तो आइए अब दोस्तों शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट स्कूल जिसका नाम है एनालिटिकल स्कूल। The analytical school of jurisprudence is also known as the positivistic school, legal positivism, or imperative school because its focus on positivist law. Law is made by human authority, sovereign, separate from morality, and emphasizes logical analysis of the law structure rather than wait what is ought to be। मतलब क्या? तो लॉ क्या है? पॉजिटिव स्कूल का या फिर यूं कहोगे एनालिटिकल स्कूल का ऐसा मानना है कि लॉ इट्स मेड बाय ह्यूमन अथॉरिटी, सोवरेन मैंने आपको बताया था जो हमारे सुपीरियर होते हैं। सोवरेन लॉ इज मेड बाय ह्यूमन अथॉरिटी, सोवरेन separate from morality and emphasizes logical analysis of the law structure rather than what is ought to be। मतलब क्या? एनालिटिकल स्कूल हमेशा इस चीज पर फोकस करता है कि लॉजिकली ठीक क्या है, मोरालिटी पे वो फोकस नहीं करता। वो फोकस करेगा कि लॉजिकली ठीक क्या है, लॉजिकली क्या चीज सही है। मोरालिटी में अगर
आपका कोई राइट है जो गलत है, और अगर वो मोरल के विरुद्ध है तो नेचुरल स्कूल उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। बट एनालिटिकल स्कूल कैसा है, वो लॉजिकली चलता है। अगर आपने किसी का खून किया है, लेट सपोज के मेरी कोई मिस्टर, सॉरी मैं अपने पर क्यों एग्जांपल, मिस्टर एक्स है, उसकी सिस्टर को कोई छेड़ रहा था, और मिस्टर एक्स की सिस्टर को कोई छेड़ रहा था, तो मिस्टर एक्स ने दूसरे पर्सन को मारा, तो उसने किसी के मोरल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको मारा। नेचुरल स्कूल में ये चीज वैलिड है, ठीक है, काफी हद तक ठीक है। बट पॉजिटिव स्कूल इस चीज को बिल्कुल हर तरीके से डिनाई करता है, और वो ये कहता है कि लॉ क्या है, जो बनाया गया है ह्यूमन अथॉरिटी के द्वारा, मतलब के सोवरेन्स के द्वारा, बट वो अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है मोरालिटी से, और एम्फसाइज करता है लॉजिकल एनालिसिस को कि कैसा लॉ होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन इज अ जूरिस्ट और ऑथर, जो एनालिटिकल स्कूल के बहुत ही प्रसिद्ध ऑथर रहे। अपना इन्होंने बहुत ही बखूबी और बहुत ही डिस्क्राइब मैनर में एनालिटिकल स्कूल की डेफिनेशन दी। तो ये क्या कहते हैं, लॉ इज एग्रीगेट ऑफ द रूल सेट बाय अ मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर और सोवरेन टू अ मैन इज पॉलिटिकल सब्जेक्ट। इन द अदर वर्ड्स, command of the sovereign, it obliges a certain course of conduct and imposes a duty and backed by a sanction, the command, duty and sanction by three of elements of law। मुझे पता है आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया, तो समझा देता हूं। जॉन ऑस्टिन क्या कहते हैं कि लॉ क्या है, एक सेट ऑफ रूल है जो एक मैन के द्वारा सेट किया गया है, और वो मैन कौन है, पॉलिटिकली सुपीरियर या फिर सोवरेन। सोवरेन बोले तो कोई भी अथॉरिटी, किसके लिए, कोई भी पॉलिटिकल सब्जेक्ट, जैसे के लिए इंफीरियर पर्सन के लिए, इंफीरियर बोले तो नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए एक लॉ बनाया गया है, आम लोगों के लिए जो लॉ बनाया गया है, किसके द्वारा, पॉलिटिकली सुपीरियर के द्वारा, द्वारा, ठीक है। और ये कहता है कि ये इंपोज करता है ड्यूटी को, और सैंक्शंस लगाता है कि ये करना ठीक है, ये करना गलत है। किसको बताता है, पॉलिटिकली इंफीरियर पर्सन को बताता है, मतलब कि हम जैसे लोगों को बताता है। कौन बताता है, पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन बताता है, जो सोवरेन है वो बताता है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। आसान भाषा में इसको समझ लें तो लॉ इज व्हाट इट इज मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग फॉर देयर इंफीरियर्स, मतलब आम लोगों के लिए। जॉन ऑस्टिन का जो कार्यकाल रहा वो 1790 से लेकर 1849 तक रहा। अगेन उनकी जो डेफिनेशन थी वो कहते हैं कि लॉ एक कमांड है, सोवरेन के द्वारा दी गई है, बैक्ड बाय सैंक्शन, जिसके अंदर पनिशमेंट्स भी हैं। ऑस्टिन हैज प्रोपोगेटेड दैट लॉ इज अ कमांड व्हिच इंपोजेस अ ड्यूटी, तो फेलियर टू फुलफिल द ड्यूटी इज मेट टू बी सैंक्शन। अगर कोई किसी पर्सन को कोई ड्यूटी दी गई है, एंड इफ इज फेल टू फुलफिल दैट ड्यूटी, तो उसको सैंक्शन मिला जाएगा, मतलब के पनिशमेंट मिलेगा। इधर सैंक्शन का मतलब है क्या, पनिशमेंट। अगर आपको आपके सोवरेन या फिर सुपीरियर के द्वारा कोई काम दिया हुआ है और आप उस काम को नहीं करते हैं, तो आपको सैंक्शन यानी कि पनिशमेंट मिलेगी। जॉन ऑस्टिन के हिसाब से लॉ के थ्री मेन फीचर, इट इज अ कमांड, एंड इट इज गिवन बाय सोवरेन अथॉरिटी, एंड इट इज बैक्ड बाय सैंक्शन बिहाइंड इट। ठीक है, मतलब लॉ एक कमांड है, अथॉरिटी के, सोवरेन अथॉरिटी के द्वारा दी गई है, अगर आप फेल होते हो तो उसके ऊपर सैंक्शंस भी हैं। क्रिटिसिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्रिटिसिज्म। किसी भी ऑथर या फिर जूरिस्ट का जब वो आपसे डिस्क्रिप्शन पूछेगा, तो मेजर टाइम्स वो आपसे उसका क्रिटिसिज्म भी पूछेगा। मैं आपको बताता चल रहा हूं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें जरूरी नहीं है। तो क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पूरे नोट्स में सिर्फ उन्हीं चीजों को लिया है, उन्हीं कंसेप्ट्स को लिया है, उन्हीं हेडिंग्स को लिया है जो आपके सिलेबस से रेलिवेंट है, जो आपके सिलेबस के लिए रेलिवेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। इसके अलावा एग्जाम्स के अंदर कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, दिल से देख रहे हैं, प्रॉपरली नोट्स बना रहे हैं, तो आपको फर्दर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए क्रिटिसिज्म को पढ़ते हैं। जॉन ऑस्टिन ने कह तो दिया, क्या कहते हैं कि जो लॉ है सुपीरियर के द्वारा बनाया गया है,
पॉलिटिकली इंफीरियर लोगों के लिए, और अगर कोई अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करेगा तो उसको सैंक्शन मिलेगा। पर वो क्रिटिसाइज हुआ किस चीज पर? कस्टम्स ओवरलोड। जॉन ऑस्टिन ने ये देखा ही नहीं कि अगर किसी के कस्टम्स हैं, किसी के रीति रिवाज हैं, अगर वो फॉलो होते जा रहे हैं और वो लॉजिकली लॉजिकली ठीक नहीं है, जैसे कि कई सारी जगहों पर कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो लॉजिकली ठीक नहीं होती हैं, इसको हम कहते हैं कि ये चीज शायद गलत है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो एक हमारे जब क्या कहते हैं कोई मर जाता है, मुझे पता लगा है, तो एक उसके लिए एक पौराणिक संस्कार होता है, तो जिसमें हम बैल को गोदते हैं जस्ट टू किसी की आत्मा को शांति मिले। ये हमारा एक कस्टम है जो मेजरली फॉलो किया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, काफी ज्यादा काफी कम्युनिटीज के अंदर। तो माइट भी हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे दैट इज द थिंग इज वेरी रॉन्ग, बट ये कस्टमली करेक्ट हो सकता है। पॉजिटिव स्कूल के हिसाब से शायद ये गलत है। तो जॉन ऑस्टिन ने ऐसी चीजों को ओवरलुक्ड कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। उसके हिसाब से अगर कोई चीज उसके हिसाब से गलत है तो वो गलत है, और गलत और सही कौन तय करेगा? पॉलिटिकली सुपीरियर। वो किसी भी समय तय कर सकता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। मतलब एनालिटिकल स्कूल ये कहती है लॉ बनाया सुपीरियर ने, किसके लिए? इंफीरियर लोगों के लिए। तो लॉ किसके लिए? सिर्फ इंफीरियर के लिए, पर लॉ सुपीरियर के लिए नहीं है। तो इसमें उनका पहला क्रिटिसिज्म हुआ था कि कस्टम इज ओवरलुक्ड, permissive character of law is ignored. Austin theory does not take any notice to privileges the bonus act, the law of wills. जो परमिसिव करेक्टर था वो लॉ का पूरा इग्नोर कर दिया। ऑस्टिन ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। अगर किसी को बोनस एक्ट, अगर किसी को बोनस एक्ट के अंदर बोनस नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। किसी को किसी के लॉ ऑफ विल्स हार्म हो रहे हैं, कोई बात नहीं, होने दो। अगर वो पॉलिटिकल सुपीरियर के हिसाब से ठीक है तो वो ठीक है। तो ऑस्टिन ने इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया। तीसरी चीज क्रिटिसाइज हुआ कि सोवरेन इज नॉट बाउंड टू ओबे समवन। इसमें कहा गया कि जो भी आपका सुपीरियर है, जिसने भी लॉ बनाया है, उसको जरूरत ही नहीं है किसी भी लॉ को मानने के लिए। ठीक है। फोर्थ, नॉट कंसिडर एज जज। फिफ्थ, डस कवर इंटरनेशनल लॉज। एंड फिफ्थ सिक्स, इंटररिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी कंप्लीटली इग्नोर्ड। लॉ और मोरालिटी का जो रिलेशनशिप था उसको प्रॉपरली इग्नोर कर दिया गया जॉन ऑस्टिन के द्वारा। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट वाली बात आ गई भाई। अब इंपॉर्टेंट वाली बात आ गई है। अगर भाई किसी को भी ये टाइम वेस्ट स्लाइड है, पर थोड़ा सा टाइम आप लोगों का वेस्ट करना बिल्कुल चाहूंगा, मैंने इतनी मेहनत करी है तो हाँ हाँ। तो टाइम वेस्ट वाली स्लाइड है। अगर किसी को भी प्रिपरेशन करनी है यूजी और पीजी के लिए, किसी को भी ये नोट्स चाहिए, और दोज हु वांट टू कंप्लीट फर्दर सिलेबस विद मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग और से फर्दर ईयर सिलेबस कंप्लीट, अगर आपको आने वाले लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो आपके आने वाले ईयर, जो आपके लॉ आने वाले ईयर के अंदर आने वाले हैं, सॉरी, तो आप उसको पढ़िए, आप उसको बताइए, और मेरे को इस मेल आईडी पे मेल कर दीजिए। जो मेरी टीम होगी वो आपसे जल्दी कांटेक्ट करेगी और आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर देगी। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं काम की स्लाइड पे। हेंस केल्सेंस जो इनका कार्यकाल रहा वो रहा 1881 से 1973 तक। हेंस केल्सेन जो इनका कार्यकाल रहा 1881 से 1973 तक। अब ये हेंस केल्सेन भी एक बहुत बड़े जूरिस्ट थे, जो थे हमारे पॉजिटिविस्टिक स्कूल के, या फिर यूं कहो एनालिटिकल स्कूल के। इनका क्या कहना है आइए जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं इनके बारे में भी। केल्सन वॉज अनदर जूरिस्ट इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के जूरिस्ट हैं, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इन्होंने दी है। केल्सन डिस्क्राइब्ड लॉ एज अ नॉर्मेटिव साइंस। ये कहते हैं कि लॉ क्या है? एक नॉर्मेटिव साइंस है, एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नेचुरल साइंसेज विच आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। ये क्या कहते हैं कि जो लॉ है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है जो आता है नेचुरल साइंस से, जिसके कॉजेज होते हैं, जिसके इफेक्ट होते हैं। सच लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे लॉ का अपना एक, जैसे ग्रेविटेशन का अपना एक लॉ है। The law of natural sciences are capable of being accurately described, determined and discovered, whereas the science of law is knowledge of what law ought to be। कहता है कि नॉलेज ऑफ साइंस, जो नॉलेज ऑफ साइंस है जिससे वो एक्यूरेट रहती है, वैसी नॉलेज ऑफ लॉ भी एक्यूरेट रहता है, क्योंकि लॉ को कैसा होना चाहिए हेंस केल्सन बताते हैं। लाइक ऑस्टिन, Kelsen also considers sanction as an essential element of law, but he preferred to call it norm। जैसे
ऑस्टिन ने कहा, क्या कहते हैं कि अगर आप किसी भी ड्यूटी को फुलफिल करने के अंदर फेल होते हो तो यू आर बैक्ड बाय दी सैंक्शन। केल्सन इस थ्योरी को मानते हैं, बट उन्होंने सैंक्शन की थ्योरी को क्या नाम दिया, उस सैंक्शन की थ्योरी को उन्होंने नाम दिया नॉर्म का, नॉर्म। अकॉर्डिंग टू केल्सन, लॉ इज अ प्राइमरी नॉर्म। लॉ क्या है, एक प्राइमरी नॉर्म है विच स्टिपुलेट सैंक्शन, जो स्टिपुलेट करता है किसको, सैंक्शन को। केल्सिन्स रिजेक्टेड ऑस्टिन्स डेफिनेशन, उन्होंने ऑस्टिन की डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया। डेफिनेशन ऑफ लॉ इज कमांड बिकॉज ही इंट्रोड्यूस्ड इन अ सब्जेक्टिव कंसीडरेशन वेयर केल्सन वांट लीगल थ्योरी टू बी ऑब्जेक्टिव। ऑस्टिन ने बताया था कि केल्सन के मुकाबले जो ऑस्टिन की थ्योरी है वो सब्जेक्टिव है, बट केल्सन का मानना है कि लीगल थ्योरी हमेशा ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ऑब्लिगेटरी होनी चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। केल्सन की डेफिनेशंस को कुछ की पॉइंट्स के थ्रू समझ लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, भाई जल्दी से समझ में आ जाए कि केल्सन एक्चुअली कहना क्या चाहता था। ठीक है, मैं ऐसे आशा कर रहा हूँ कि आपको मेरे जो बनाए हुए नोट्स हैं पसंद आ रहे होंगे, आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे, जल्दी से इजी टू अंडरस्टैंड होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। केल्सन की थ्योरी क्या कहती है, वो तो एक तो पॉजिटिव ऑथर थे। ठीक है, उन्होंने फोकस किया है कि लॉ, व्हाट वाज लॉ इंस्टेड ऑफ लॉ शुड बी। उन्होंने क्या कहा कि लॉ क्या था, इसके बदले के लॉ क्या है। केल्सन ने इस चीज पे ज्यादा फोकस किया। डिस्क्राइब लॉ एज अ नॉर्मेटिव साइंस, उन्होंने बताया कि लॉ नॉर्मेटिव साइंस है। कंसीडर सैंक्शन एज इंपॉर्टेंट एलिमेंट बट इट कॉल्ड नॉर्म्स। सैंक्शंस को आप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह ले सकते हो, बट उन्होंने सैंक्शन का वर्ड हटा के रख दिया नाम नॉर्म्स। Kelsen's theory is a pyramidal structure of norms which derives its validity basic norms. Such norms are known as grand norms. केल्सन की थ्योरी जो जो नॉर्म्स पर डिपेंड्स थी, जो बेस्ड ऑन थी, वो पिरामिड स्ट्रक्चर की थी, सॉरी। ठीक है, और उसका जो एक्चुअल उसके नाम से जाना गया, वो नाम से जाना गया ग्रैंड नॉर्म्स के नाम से जाना गया। ग्रैंड नॉर्म्स रिजल्टेड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सपोज टू बी वैलिड बाय इटसेल्फ। ग्रैंड नॉर्म में जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर था वो कैसा था, सोशल बेस पे था, इकोनॉमिकल बेस पे था और पॉलिटिकल बेस पे था। For example, Indian law is a valid because derived by parliament and president. P derives their authority from basic norm that is constitution। मतलब जैसे इंडियन लॉ कैसे पैरामेडिकल स्ट्रक्चर पे है, वन बाय वन अपना रोल हर एक पर्सन प्ले कर रहा है। कैसे पार्लियामेंट के अंदर कोई भी लॉ बनता है, फिर वो लॉ बन के, सॉरी, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी एक एक्ट बनता है और वो लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट के लिए उस पर कंसेंट जरूरी होती है, वो उनके पास जाता है, तो एक पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। तो इसी तरीके से जो केल्सन की थ्योरी थी वो यही समझाना चाहते थे कि जो लॉ है वो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, उसको एक स्ट्रक्चरली फॉलो किया जाए। वेयर एज ऑस्टिन ने इस चीज को फुल्ली इग्नोर कर दिया था। अब ऑस्टिन का क्रिटिसिज्म हुआ है, भाई देखो बुराई देने वाले संसार में बहुत लोग हैं, जिसने इस देश का कल्याण चाहा है उसका बुरा लोगों ने सोचा ही सोचा है। जैसे सब लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे थे और अपनी थ्योरी के बाद क्रिटिसाइज भी हो रहे थे अपनी ही थ्योरी पे, क्योंकि कोई भी पर्सन कोई भी लॉ इस तरीके से वो दे ही नहीं सकता जो बिल्कुल परफेक्ट हो। सही बात भी है, हो सकता है कि कुछ चीज जो आपके लिए सही है मेरे लिए गलत हो, जो चीज मेरे लिए सही है वो आपके लिए गलत हो। तो जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी आएगी हमारी स्टेटमेंट्स में, हमारी थिंकिंग में, तो हम लोग अपनी ही थिंकिंग के लिए क्रिटिसाइज होंगे, जैसे ये हमारे ज्यूरिस्ट होते हुए आए हैं। अब केल्सन किन किन बातों के लिए क्रिटिसाइज हुए, आइए पढ़ते हैं केल्सन किन किन बातों के लिए क्रिटिसाइज हुए। देखिए, तो पहला है, इट एक्सक्लूड ऑल रेफरेंसेस ऑफ सोशल फैक्ट्स एंड फेल्ट नीड्स ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने सारे सोशल फैक्ट्स को, रेफरेंसेस को हटा दिया और नीड, सोसाइटी की क्या नीड्स है उसको भी हटा दिया। उन्होंने कहा कि जो है वही है, इसको क्या चाहिए मुझे कोई मतलब नहीं है। Kelsen's assertion that all the norms expecting the basic norm grand norms are pure no logical basis, जो grand norm थ्योरी थी जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के बेस पर दी गई थी, जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के बेस पर दी गई थी, उसका कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन केल्सन नहीं दे पाए। The theory is found to be based on hypothetical consideration without any practicability। जो थ्योरी उनकी दी गई थी वो प्रॉपर एक hypothetical कंडीशन थी, मतलब मन की धारणाएं थी उनकी अपनी, उसकी कोई प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं थी कि वो भाई
जो वो थ्योरी देना चाहते हैं क्या वो क्या सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिकेबल है, क्या वो चीज सोसाइटी के अंदर चल पाएगी। उन्होंने इस चीज को कभी उस पर ध्यान दिया ही नहीं, उन्होंने बस अपनी एक इमेजिनेशन बनाई, उसके अंदर लॉ अपने थ्योरी को पुट अप किया, ठीक है, और उस उन्होंने सोचा कि वो ऐसा, अगर मैं ऐसा सही सोच पा रहा हूं तो सब लोग भी ऐसा सही सोचेंगे। मैंने पर अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला, हो सकता है कि जो चीज मेरे लिए सही है वो आपके लिए गलत है, और जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए गलत है। केल्सन इस चीज में नाकामयाब रहे और इसीलिए वो क्रिटिसाइज हो गए। Kelsen's theory provide no solution for the conflict arising out of ideological differences। केल्सन की जो थ्योरी थी कि कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं था और कॉन्फ्लिक्ट थे, अपने में कंफ्यूजन्स थी, अपनी में लड़ाई थी, अपनी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस उनके बहुत थे। डिफिकल्ट टू ट्रेस ग्रैंड नॉर्म, जो उनके पैरामेडिकल ग्रैंड नॉर्म थे, सोशल, इकोनॉमिकल और आपका पॉलिटिकल, वो इन्हीं ग्रैंड नॉर्म को ट्रेस नहीं कर पाए, इन्हीं ग्रैंड नॉर्म को ट्रेस नहीं कर पाए। ग्रैंड नॉर्म ceases to be pure because derived from the socio-economical social economics historical factors। ग्रैंड नॉर्म प्योर थे क्योंकि वो ग्रैंड नॉर्म को ऐसा रोका गया कि वो प्योर हो सकते हैं क्योंकि वो ड्राइव करे गए थे सोशियो इकोनॉमिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर से, मतलब पिछली बातों से। थ्योरी व्यूज प्राइमरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ बट मोस्ट ऑफ कंट्रीज गिवन प्राइमरी टू म्युनिसिपल लॉज। आगे बढ़ते हैं। HLA हार्ट पॉजिटिव स्कूल के तीसरे हमारे महत्वपूर्ण जूरिस्ट या फिर कहो ऑथर HLA हार्ट। अब इन्होंने क्या क्या कहा पॉजिटिव स्कूल में, आइए इसको जानते हैं। HLA हार्ट का कहना था ही एक्सेप्टेड लॉ एज अ कमर्शियल, सॉरी ही एक्सेप्टेड लॉ एज अ कमांड। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि लॉ एक कमांड है, एज एडवोकेटेड बाय बेंथम एंड हिज डिसिप्लिन ऑस्टिन। जो भी बताया गया है, डिसाइपल ऑफ ऑस्टिन, जो भी बताया गया है हमारे ऑस्टिन के द्वारा। he believed that he believed that analysis of legal conception and worth pursuing as distinguished from mere sociological and historical inquiries। उन्होंने माना कि जो लीगल कंसेप्शन है वो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं सोशियोलॉजिकल आइडियाज में और हिस्टोरिकल आइडियाज में या फिर उनकी इंक्वायरीज में। तीसरा वो समझते थे द जुडिशियल डिसीजन वर टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम प्री डिटरमाइंड रूल्स विदाउट रिकोर्स ऑफ सोशल एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिक्स और मोरालिटी। उनका मानना था कि जो जुडिशियल डिसीजन है वो डिड्यूस्ड हो सकता है और प्री डिटरमाइंड हो सकता है, किससे, आपके सोशल एम से, आपके ऑब्जेक्टिव से, या फिर किसी पॉलिसी या फिर किसी मोरालिटी से। चौथा उनका मानना था मोरल जजमेंट कैन नॉट बी डिफेंडेड बाय रेशनल आर्ग्यूमेंट्स। जो आपकी मोरल जजमेंट्स थी वो किसी समझदार आर्ग्यूमेंट से डिफेंडेड नहीं हो सकती थी, एविडेंस्ड और प्रूफ उसको चाहिए होता। फिफ्थ है द लॉ एज इट इज एक्चुअली लेट डाउन एज इट इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम लॉ इज ऑट टू बी। लॉ एक्चुअली कैसा है और लॉ कैसा होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, HLA हार्ट का ऐसा कहना था। अब आ जाते हैं अपने हम तीसरे स्कूल पे। अपने तीसरे स्कूल पर देखो दोस्तों, हमने 2 स्कूल अपने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हुआ चल रहा हूं कि हमने किसमें क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा। हमने पॉजिटिव स्कूल भी पढ़ लिया। पॉजिटिव स्कूल के अंदर हमने 3 ऑथर्स को पढ़ा, जॉन ऑस्टिन को, दूसरा हमने पढ़ा, जो हमने तीसरा पढ़ा था HLA हार्ट को, और तीसरा हमने पढ़ा था किसको, बताइए, आप बताइए, तीसरा हमने किसको पढ़ा था, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, तीसरा हमने किसको पढ़ा था, तीसरा हमने पढ़ा था हेंस केल्सन को, तीसरा हमने पढ़ा था हेंस केल्सन को। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना तीसरा स्कूल जिसका नाम है हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल के हिसाब से लॉ क्या है, हिस्टोरिकल स्कूल के हिसाब से लॉ कैसा होना चाहिए, हिस्टोरिकल स्कूल के हिसाब से लॉ के क्या प्रिंसिपल्स हैं, हिस्टोरिकल स्कूल के हिसाब से लॉ का क्या एनालिसिस है, ये सब हम जानेंगे अब हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर। आई गेस के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक सब गो थ्रू हो रहा होगा, सब एक प्रॉपर मैनर में चल रहा होगा, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बिकॉज योर टाइम इज सो प्रीशियस,
सो हम लोग अपना तीसरा स्कूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिस्टोरिकल स्कूल। तो हिस्टोरिकल स्कूल क्या कहता है? दैट लॉ इज अ मैटर ऑफ द लॉ इज अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ, देयरफॉर इज लॉ फाउंड एंड नॉट मेड। हिस्टोरिकल स्कूल का सिंपल सी बात कहना है कि लॉ को ढूंढा गया है, लॉ को बनाया नहीं गया। एक अनकॉन्शियस ग्रोथ है इसकी, सॉरी अनकॉन्शियस है, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है इसकी। ये बनाया नहीं गया कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, नहीं, ये ढूंढा गया है। ये ढूंढा गया है। लॉ इज नॉट यूनिवर्सल एज इट्स इन इट्स नेचर। वो हर किसी के लिए यूनिवर्सल नहीं हो सकता। लाइक लैंग्वेज, इट वेरीज विद पीपल एंड एज। जैसे लैंग्वेज वेरी करती है एक पीपल और एक एज के साथ, वैसे लॉ भी वेरीज करता है किसी पीपल, किसी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी एज के साथ। जैसे हमारे यहाँ भी एक लॉ है ना कि सीनियर सिटीजन को एक कोटा दिया जाता है। तो ये कहां से बात आई सीनियर सिटीजन को कोटा देने की? ये भी एक लॉ से बात आई सीनियर सिटीजन को कोटा देने के लिए। इसीलिए जैसे लॉ कहता है कि भैया, लॉ तो ये कहता है कि लॉ सबके लिए बराबर हो, पर हिस्टोरिकल स्कूल ऐसा कहता है कि लॉ सबके लिए बराबर नहीं हो सकता। लॉ सबके लिए बराबर नहीं हो सकता, ये डिफ्रेंशिएट करेगा। तीसरी बात कहता है हिस्टोरिकल स्कूल, कस्टम नॉट ओनली प्रिसीड्स लेजिस्लेशन बट इट सुपरवाइज टू इट। सॉरी, कस्टम्स नॉट प्रिसीड्स लेजिस्लेशन बट इट सुपीरियर टू इट। कस्टम सुपीरियर हो सकता है पर प्रिसीड नहीं कर सकता। लॉ शुड ऑलवेज कॉन्फॉर्म टू द पॉपुलर कॉन्शियसनेस, टू द पॉपुलर कॉन्शियसनेस। लॉ हमेशा कैसा रहेगा? कॉन्फॉर्म रहेगा टू द पॉपुलर कॉन्शियसनेस। तो चौथी बात क्या कहता है? लेजिस्लेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग एंड देयरफॉर द लॉयर और द ज्यूरिस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर क्या है? किसी भी लॉ मेकिंग की लास्ट स्टेज है, बट एक लॉयर और एक जूरिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है किसी भी लेजिस्लेचर के द्वारा, क्योंकि लेजिस्लेचर लॉ तो बना देता है पर उसके अंदर कोई भी चेंज है या फिर उसको एनालिसिस करना है तो ये जिम्मेदारी होती है एक लॉयर की या फिर किसी ज्यूरिस्ट की। तो इसीलिए लेजिस्लेशन लास्ट स्टेज है लॉ मेकिंग का, बट इट इज मोर देन इंपॉर्टेंट टू दी लेजिस्लेशन। तो गाइस, अब अपन लोग हिस्टोरिकल स्कूल को समझ चुके हैं, लगभग हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जान ही लिया है। ठीक है, फर्दर आगे अब आगे बढ़ते हैं हिस्टोरिकल स्कूल की। आगे हम बात करते हैं आगे इनके जूरिस्ट, आगे इनके ऑथर्स ने क्या क्या अपने अपने ओपिनियन दिए हैं, क्या क्या कैसी कैसी डेफिनेशन दी हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, अब आइए, सबसे पहली जो डेफिनेशन दी है वो दी है सर हेनरी मैने। इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 1822 से लेके 1888 तक। अब सर हेनरी मैने का क्या कहना था जूरिस्प्रूडेंस को लेके, हमारे स्कूल को लेके वो क्या कहना चाहते थे, आइए समझते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल को लेके वो क्या कहना चाहते थे। तो सर हेनरी मैने कहते थे, हेनरी का कहना था, अकॉर्डिंग टू हिम the word law has to come down to us in close association with two notion। जो लॉ का वर्ड है वो आया है हमारे पास एक क्लोज एसोसिएशन में विद टू नोशन। अब ये टू नोशन क्या है? ये टू नोशन है द नोशन ऑफ ऑर्डर एंड द नोशन ऑफ फोर्स। द नोशन ऑफ ऑर्डर एंड द नोशन ऑफ फोर्स। जो लॉ है उसका क्या ऑर्डर है और उस लॉ को कैसे एनफोर्स किया जाए, ये अकॉर्डिंग टू हिम सर हेनरी मैने का कहना था। मैनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस इज सो ग्रेट दैट ही इज लेबल्ड एज सोशल ड्रॉनिस्ट, फॉर ही इन्वेस्टिगेट अ सोशल ऑर्डर wherein the individual is finally liberated from the feudalistic primitive bondage। उनका जो कंट्रीब्यूशन था बड़ा बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रहा अपने स्कूल के अंदर, हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर। ठीक है, वो सोशल ड्रॉनिस्ट के एक उपाधि से भी जाने गए। सर हेनरी मैने टुक हिज एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। उन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर पूरी करी एंड ही ज्वाइंड फर्दर एज अ प्रोफेसर इन सिविल लॉ इन द यूनिवर्सिटी, इन दैट यूनिवर्सिटी ओनली। मतलब उसी यूनिवर्सिटी में जहां से उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करी, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर वो
एज प्रोफेसर ऑफ लॉ वो एज अपॉइंट हुए, प्रोफेसर बने इन 1847 के अंदर। आप इस चीज को लिख सकते हो जब भी किसी भी जूरिस्ट का डिस्क्रिप्शन आए, तो आप इस चीज को नोटिस कर रहे होगे कि मैंने लगभग लगभग मोटा माटी थोड़ा बहुत सारे जूरिस्ट के बारे में बताया है कि कहाँ से उन्होंने अपना सफर शुरू किया, कहाँ पर खत्म किया, कहाँ से वो अपॉइंट हुए, कैसे कैसे उन्होंने काम किया। आगे बढ़ते हैं कि एफ के वॉन सेविग्नी, ये हमारे दूसरे ऑथर बने हिस्टोरिकल स्कूल के, एफ के वॉन सेविग्नी, जिनको हम सेविग्नी के नाम से भी जानते हैं। इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 1779 से लेके 1861 तक का। इनका क्या कहना था जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, इनकी क्या थ्योरी थी, आइए पढ़ते हैं उस थ्योरी के बारे में। ही रिजेक्टेड द नेचुरल लॉ थ्योरी, उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया, लो जी इन्होंने नेचुरल लॉ थ्योरी को ही रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा बेकार की थ्योरी है, एकदम बेकार की थ्योरी है। which believe that law is based on the abstract principle of human reason। इनका कहना था कि जो लॉ क्या कहते हैं, जो लॉ बिलीव कर रहा है किस पे, कि जो लॉ है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रीजन के ऊपर। इन्होंने उस नेचुरल लॉ को रिजेक्ट कर दिया। Further, they supported the view that law is a historical perceptions which involves according to customs, जो involves कर रहा है, जो चल रहा है according to customs, traditions, culture and sentiments of the people। मतलब एक्चुअली हिस्टोरिकल स्कूल का जो पर्पज रहा वो क्या पर्पज रहा, वो यही पर्पज रहा ना कि जो लॉ है वो फाउंड है, मेड नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली चल रहा है आपकी आपके बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर, आपके कस्टम्स को लेकर। जहां पर आपने, अगर आपने पॉजिटिव स्कूल में देखा तो कस्टम तो इग्नोर थे, आपका बिलीफ सिस्टम इग्नोर था, आप क्या कर रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, भाई सुपीरियर ने कह दिया जो लॉ है वो लॉ है। ये कहा गया किसके अंदर, आपका पॉजिटिव स्कूल के अंदर। वेयर इज नेचुरल स्कूल के अंदर क्या गया, नेचुरल स्कूल के अंदर तो ये कहा गया कि भाई लॉ तो बनाया ही नहीं है किसी ने, लॉ तो ऊपर से उतरा है। लॉ तो जो भगवान ने कह दिया लॉ है वो लॉ है। ये नेचर क्या है, लॉ है। ये दुनिया क्या है, लॉ है। नेचुरल स्कूल इस चीज पर बिलीव कर रहा था, वेयर एज हिस्टोरिकल स्कूल ने कहा कि नहीं, लॉ को ढूंढा गया है, लॉ को बनाया नहीं गया। और कहां पर ढूंढा गया है, लॉ को ढूंढा गया है कस्टम्स के अंदर, लॉ को ढूंढा गया है ट्रेडिशंस के अंदर, लॉ को ढूंढा गया है कल्चर के अंदर और लोगों के सेंटिमेंट्स के अंदर। Savigny was the main exponent of this historical interpretation of law, as and is considered to be propounder of historical jurisprudence। उनको माना गया that is a propounder of historical jurisprudence। He traced the development of law as evolutionary process much before Darwin gave his theory of evolution in the field of biological sciences। और उन्होंने काफी सारी थ्योरीज दी अपनी बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर 1861 के अंदर। Savigny contribution to the development of historical school में briefly be stated under the following heads। मतलब अब एक्चुअली सेविग्नी क्या कहना चाहते थे, अब देखिए मैंने क्या किया है ना, मैंने जो भी लॉ, जो भी जूरिस्ट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, मैं एक्चुअली वो क्या कहना चाहते थे, मैंने उनकी थ्योरीज को पॉइंटर्स के अंदर बांट दिया ताकि आपको जो एग्जाम के अंदर लिखना है, आपको अपने आंसर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए जो करना है वो पॉइंटर्स में आपको मिल जाए, वो साइंटिफिक वर्ड्स आपको मिल जाए, वो लॉ से रिलेटेड, वो जिसको आपको एक लीगल राइटिंग आपको मिल जाए। ठीक है, इस करके मैंने उन सबके पॉइंटर्स बना दिए। और ये पॉइंटर्स मेरे बनाए हुए नहीं है, ये पॉइंटर्स तो नेचुरल पॉइंटर्स हैं जो आपके बड़े बड़े ऑथर्स की किताबों में दिए गए हैं। मैं गलत कह रहा हूँ कि मैंने बना दिए, ये पॉइंटर्स मैंने वहीं से लिए हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं वो क्या पॉइंटर्स हैं। तो उन सेविग्नी के जो डेफिनेशंस को जो हमने बांटा वो कुछ इस प्रकार है कि लॉ डेवलप्स लाइक लैंग्वेज। सेविग्नी क्या कहते हैं कि लॉ डेवलप्स लाइक लैंग्वेज। जैसे हमने पढ़ा था कि लॉ चेंज हो सकता है, जैसे लैंग्वेज चेंज हो रही है, एज चेंज हो रही है, सबके लिए लॉ अलग है। ऐसी सेविग्नी ने भी कहा कि लॉ डेवलप्स लाइक लैंग्वेज, लॉ बनेगा लैंग्वेज की तरह से। अर्ली डेवलपमेंट लॉ इज स्पॉन्टेनियस, देयर आफ्टर जूरिस्ट डेवलप। अर्ली डेवलपमेंट लॉ जो है वो स्पॉन्टेनियस है, उसके बाद जूरिस्ट डेवलप होता है, उसके बाद होता है डेवलप जूरिस्ट। थर्ड, सेविग्नी ने कहा सेविग्नी वाज अपोज्ड टू कोडिफिकेशन ऑफ जर्मन लॉ। सेविग्नी ने अपोज किया जर्मन लॉ की कोडिफिकेशन को, और उन्होंने अपोज किया जर्मन लॉ की कोडिफिकेशन को। उन्होंने बताया कि जर्मन लॉ की जो कोडिफिकेशन है वो थोड़ा ठीक नहीं है। लॉ इज अ कॉन्टिन्यूस एंड अनब्रेकेबल प्रोसेस। सेविग्नी ने कहा कि भैया देखो लॉ ना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं है कि
लॉ एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि अब 2 दिन लॉ चलाया फिर रोक दिया, फिर 2 दिन चलाया फिर रोक दिया, फिर 5 दिन चलाया फिर रोक दिया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और अनब्रेकेबल है, टूटेगा नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रोमन लॉ, सेविग्नी ने एडमिन रोमन लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी सेटअप बनाया। और जो एंटायर पॉइंट जो सेविग्नी के बने, जो एक्चुअल उनकी डेफिनेशन वो यही कहना चाहती थी कि इट डेवलप्स लाइक अ लैंग्वेज, ठीक है। लॉ डेवलपमेंट स्पॉन्टेनियस है, उसके बाद जूरिस डेवलप होते हैं। उन्होंने अपोज कर दिया जर्मन लॉ की कोडिफिकेशन को। उन्होंने कहा कि जो लॉ है वो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है, अनब्रेकेबल प्रोसेस नहीं है। वो बार बार बीच में से टूट टूट के लॉ नहीं बनता। लॉ एक बार बन गया तो वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, अननेसेसरीली उसके अंदर कोई दिक्कत ना है। एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रोमन लॉ, उन्होंने रोमन लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी सेटअप किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उनका को क्रिटिसाइज हुए। मैंने फिर बोला ना, जो इस देश में किसी चीज को समझाने की कोशिश करेगा वो क्रिटिसाइज जरूर होगा, चाहे वो आप हो, मैं हूं, या फिर ये जूरिस्ट हो जैसे सेविग्नी जैसे। ठीक है, आप देख लेते हैं कि भैया किस किस प्रकार से किन किन बातों पे भी क्रिटिसाइज हुए, किन किन बातों को उनको बोला गया कि भाई तुम्हारी ये बात गलत है। देखो, क्रिटिसिज्मेंट ना हमेशा जो लोगों ने क्रिटिसिज्मेंट किया है, स्पेशली इन जूरिस्ट का क्रिटिसिज्म किया गया है कि आपकी जो थ्योरीज को पूरा सेल्फ रिलायबल नहीं मान लिया गया। उनको बताया गया कि भैया ठीक है, आप यहां तक ठीक हो, यहां गलत हो, यहां तक ठीक हो, यहां गलत हो। आप प्रॉपरली आपकी थ्योरी, मैंने आपको बोला ना कि आपकी सारी बात किसी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। हो सकता है कि आपकी कुछ बात ठीक हो और कुछ बात गलत हो, पर सारी बात कभी किसी के लिए ठीक नहीं हो सकती। अब देख लेते हैं कि उनको किस किस बातों पर क्रिटिसाइज किया गया। देख लेते हैं सेविग्नी को। सेविग्नी, आ जाओ, अपना क्रिटिसिज्म दिखा जाओ। सो देर आर सर्टेन इनकंसिस्टेंसीज विच आर अपरेंट इन सेविग्नीज थ्योरी। उनकी थ्योरी के अंदर कुछ इनकंसिस्टेंसीज थी, उनकी थ्योरी के अंदर कुछ इनकंसिस्टेंसीज थी, जिसके लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया। इट इज ऑफन दैट सेविग्नीज थ्योरी ऑफ लॉ इज नेगेटिव, obscure and suffers from narrow secretion outlook। उनका कहना था, लोगों का मानना था कि जो सेविग्नी की थ्योरी है पूरी की पूरी नेगेटिव है और ये ऑब्सक्योर है, सफर कर रही है, क्योंकि इसकी जो सोच है बड़ी नैरो है, इसका जो आउटकम है बड़ा नैरो है, ज्यादा फुलफिलमेंट ऑफ सोसाइटी ये नहीं कर पाएगा इस तरीके से, इसलिए इनकी थ्योरी को नेगेटिव बताया गया। सेविग्नी एसोसिएशन दैट पॉपुलर कॉन्शियसनेस इज द सोल सोर्स ऑफ लॉ इज नॉट द होनली ट्रू। सेविग्नी का जो असर्शन था, वो कहते थे जो उनका पॉपुलर जो सोर्स ऑफ लॉ कॉन्शियसनेस ऑफ सोल ऑफ सोर्स ऑफ लॉ है, वो पूरी तरीके से सच नहीं था। Savigny's views that customs are always based on the popular consciousness is not are also not acceptable। ठीक है भाई, देखो कस्टम डिपेंड करता है। अब जैसे कि हम एक लॉ पढ़ते थे, हम एक थ्योरी पढ़ते थे कि भाई हमें किसी ने कस्टम क्या है, हमने कस्टम को कैसे फॉलो किया, हमने सोचा कि भाई हम किसी के पैर छू सकते हैं तो ही हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पैर छूना एक कस्टम बनाना, क्या पता है उस समय पे कस्टम बनता कि भाई हम किसी के हाथ छूते तो हमें आशीर्वाद मिलता, तो वो कस्टम के अंदर आ जाता। तो ये पॉपुलर कॉन्शियसनेस नहीं हो सकता था, जो टोटली एक्सेप्टेबल नहीं था। रॉस्को पाउंड हैज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज ज्यूरिस्टिक pessimism। Savigny's theory hindered legal reforms and modernizations of law in the names of Volksgist। तो रॉस्को पाउंड ने इनकी थ्योरी को बड़ा क्रिटिसाइज किया और सेविग्नी थ्योरी बड़ी हिंडर्ड थी लीगल रिफॉर्म्स को लेके और मॉडर्नाइजेशन को लेके, और द नेम ऑफ द वोल्केगिस्ट। ठीक है, नाउ फर्दर 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 हम आ जाते हैं अपने स्कूल की तरफ, दूसरे स्कूल की तरफ, फटाफट फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से। और ये हम आ गए। देखो दोस्तों, सिलेबस के हिसाब से हमने अब तक 3 स्कूल पढ़ लिए हैं। नेचुरल स्कूल पढ़ लिया, रुडोल्फ स्टैमलर, जोसेफ कॉलर। पॉजिटिव स्कूल पढ़ लिया, जॉन एस्टन, एच.एल.ए. हार्ट। ठीक है, ये आपका हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ लिया हमने, सेविग्नी को पढ़ लिया इसके अंदर। ठीक है, अब आ गए हम सोशियोलॉजिकल स्कूल पे। सोशियोलॉजिकल स्कूल पे देखा ये गया है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है वो लास्ट स्कूल है, जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है वो लास्ट स्कूल है। ठीक है, आपके सिलेबस में रियलिस्टिक स्कूल को इस तरीके आपके सिलेबस में रियलिस्टिक स्कूल को इतना डिस्क्राइब नहीं किया गया है, सिर्फ सोशियोलॉजिकल स्कूल को डिस्क्राइब किया गया है।
तो जो हमारा लास्ट स्कूल रहने वाला है वो रहने वाला है सोशियोलॉजिकल स्कूल। ठीक है, आइए फटाफट से सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में भी जान लेते हैं कि सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या कह रहा है। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि हाँ भाई ये किस खेत की मूली है जो हमें समझ में नहीं आई है। तो स्टार्ट कर रहे हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंदर। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंदर जो एक हमारे ऑथर हैं, जो हमारे एक जूरिस्ट हैं, एयरिंग, उनका कहना है कि एयरिंग डिफाइंस द लॉ द फॉर्म ऑफ गारंटी ऑफ द कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। कि लॉ क्या है? गारंटी है, कंडीशन है कि वो सोसाइटी की लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे। और अश्योर्ड किया जाए किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा, पावर ऑफ कंस्ट्रेंट। स्टेट का इधर मतलब है आपकी गवर्नमेंट। स्टेट का इधर मतलब है आपकी गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट। ठीक है, तो देर आर थ्री एसेंशियल्स ऑफ दिस डेफिनेशन। ठीक है, इस डेफिनेशन के तीन एसेंशियल्स भी हैं। फर्स्ट, इन दिस डेफिनेशन लॉ इज ट्रीटेड ओनली वन मीन सोशल कंट्रोल, जिसके पास सोशल कंट्रोल हो। सेकंड है लॉ इज टू सर्व फॉर सोशल पर्पस। और थर्ड है कोएसिव फोर्स इन कैरेक्टर। मतलब तीन इसके तीन इसके डेफिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला है सोशल कंट्रोल, दूसरा है सोशल पर्सव और पर्पस, तीसरा है कोर्सिव जिसको हम कहते हैं फोर्स। ठीक है, हेयरिंग का ये भी मानना था द मेन कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस इज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लॉ एंड सोसाइटी ऑन ईच अदर। उनका जो मेन कंसर्न था सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्ट का, इज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लॉ एंड द सोसाइटी ऑन ईच अदर। कि लॉ का क्या इफेक्ट रहेगा सोसाइटी के ऊपर, या फिर एक दूसरे का क्या इफेक्ट रहने वाला है एक दूसरे के ऊपर। सोशियोलॉजिकल स्कूल इन सब चीजों पे ज्यादा ज्यादा फोकस करता था। ठीक है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ कस्टम्स एंड ऑल। ठीक है, दे ट्रीट लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस। उन्होंने क्या बोला कि लॉ क्या है? लॉ एक इंस्ट्रूमेंट है किस चीज के लिए? नॉट फॉर सोवरेन्स, नॉट फॉर नथिंग, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर दी सोशल प्रोग्रेस। मतलब सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है वो बात करता है सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, कि आप लोगों को कैसे कैसे डेवलप कर रहे हैं, आप लोगों के पास डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंचा रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन पॉजिटिव लॉ एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस ऑल्सो अफेक्ट द सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। जो रिलेशन है पॉजिटिव लॉ की और आइडियल्स की, जस्टिस की, वो भी इफेक्ट करता था किसको? सोशियोलॉजी ऑफ लॉ को इफेक्ट करता था। आगे पढ़ते हैं भाई, देखो आ जाते हैं अब रॉस्को पाउंड के ऊपर। आ जाते हैं अब किसके ऊपर? रॉस्को पाउंड के ऊपर। रॉस्को पाउंड क्या कहता है? रॉस्को पाउंड इज द ज्यूरिस्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। इनका कहना था ही एम्फेसाइज टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सोशल फैक्ट्स इन मेकिंग इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन ऑफ लॉज। द गोल ऑफ दिस थ्योरी was to build such a structure of society where the satisfaction of maximum wants was achieved with the minimum friction and waste. According to him, any legal order to be successful in instructing and efficient of society there has to be। देखो, रॉस्को पाउंड की सिंपल सी एक बात थी, एज ही इज अ ज्यूरिस्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। ठीक है, सोशियोलॉजिकल स्कूल जिसका पर्पस भी क्या था? सोसाइटी की डेवलपमेंट था। इसका पर्पस था सोसाइटी की डेवलपमेंट। तो उसी के बेस पर रॉस्को पाउंड की थ्योरी रहेगी। तो रॉस्को पाउंड की थ्योरी भी यही थी कि भैया आप कैसे मैक्सिमम वॉन्ट्स को पूरा कर सकते हो मिनिमम फिक्स्ड एंड वेस्टेज के अंदर, ताकि आपका जो काम हो, जो आप लॉ को बना रहे हो, उसमें वेस्टेज कम हो और जो वॉन्ट्स हो वो ज्यादा हो। ठीक है, वो इस स्ट्रक्चर पर बात करते थे, वो इस लीगल ऑर्डर पर बात करते थे। इनका कहना था, पॉइंटर्स में पढ़ लेते हैं, अ रिकॉग्निशन ऑफ सर्टेन इंटरेस्ट। उनका सर्टेन इंटरेस्ट को रिकॉग्निशन देना था, इंडिविजुअल को अलग देना था, पब्लिक एंड सोशल को अलग देना था। अ डेफिनेशन ऑफ द लिमिट्स विद इन विच सच इंटरेस्ट विल बी लीगली रिकॉग्नाइज एंड गिवन अफेक्ट टू। थर्ड है सिक्योरिटी टू दोज इंटरेस्ट विद इन सेम लिमिट एज डिफाइंड। वो एक्चुअली सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे, हर मैनर पे, इंडिविजुअल मैनर पे, पब्लिक मैनर पे, सोशल मैनर पे। वो हर किसी के एक तरीके से हम उसको कहें तो सोशल इंजीनियरिंग की इन्होंने थ्योरी दी थी। ठीक है, हम उसको आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। रॉस्को पाउंड कंसीव्ड एज अ लॉ एज सोशल इंजीनियरिंग, जैसे मैंने भी आपको बताया, उन्होंने जो एक थ्योरी दी जिसको कहा गया सोशल इंजीनियरिंग, इसका मेन टास्क था to accelerate what, to accelerate social ordering by making all possible efforts to avoid conflicts interest individuals in the society। ये जो इंडिविजुअल्स के कॉन्फ्लिक्ट से उनको खत्म करना चाहते थे, इंडिविजुअल के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहते थे। ये तूने मेरे घर पे कूड़ा फेंक दिया, तूने मेरे घर पे कूड़ा क्यों फेंका, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना चाहते थे और लोगों को बताना चाहते थे कि आप नैतिकता के आधार पर सोसाइटी का डेवलपमेंट सोचें। लॉ को भी यही चाहते थे कि लॉ भी यही करे कि वो कैसे कैसे लोगों का वेलफेयर आगे कर सकती है, लोगों का इंडिविजुअल इंटरेस्ट बचा सकती है, लोगों का सोशल इंटरेस्ट बचा सकती है। कैसे कैसे वो लॉ को बनाए जो इन सारे कंसेप्ट्स को अपने अंदर लिया है और सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करे, ऐसा रॉस्को पाउंड का मानना था। दस courts, legislator, administrator and jurist must work with a plan and make an effort to maintain balance between the competing interests in society। उनका कहना था कि भैया देखो, कोर्ट्स अलग, लेजिस्लेटर अलग, एडमिनिस्ट्रेटर अलग, प्लान बनाए अलग से और अपने एफर्ट्स को डालें ताकि बैलेंस मेंटेन हो पाए, सोसाइटी का इंटरेस्ट मेंटेन हो पाए, सोसाइटी डिसहार्म ना हो, सोसाइटी डिसहार्म ना हो। पाउंड कहते थे विच द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। तीन कैटेगरीज लोगों की हमें प्रोटेक्ट करनी है, उनका प्राइवेट इंटरेस्ट, उनका पब्लिक इंटरेस्ट, उनका सोशल इंटरेस्ट। जब हम इन तीनों इंटरेस्ट को कंप्लीट करके प्रोटेक्ट कर लेंगे तो अब हम एक वर्ड पे पहुंचेंगे जिसको हम कहेंगे सोशल इंजीनियरिंग। इस वर्ड को कहेंगे हम सोशल इंजीनियरिंग, और हम तभी इन तीनों को प्रोटेक्ट करने के बाद ही हम एक सोशियोलॉजिकल स्कूल का जो कंसेप्ट है उसको हम अचीव कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं आगे क्या है। क्रिटिसिज्म। आहा, कितनी बढ़िया बात कही रॉस्को पाउंड ने कि सोसाइटी का इंटरेस्ट बचाते हैं, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं, पर लोगों को तो ये भी रास ना आया, ए जालिम दुनिया, क्रिटिसाइज कर दिया उनको। मैंने क्या कहा, क्रिटिसाइज, अच्छा आदमी, समझदार आदमी हर जगह होता है। अभी आप लोगों को एक चीज बड़े दिमाग में चल रही होगी, यार तुमने थ्योरी दी, तुमने पढ़ा, हमें क्यों बता रहे हो। पर देखो दोस्तों, फॉर द पर्पज ऑफ, अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा टारगेट कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ लॉ, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर आपकी कमांड होनी बहुत जरूरी है। आप बात कर लें कभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस की या फिर आप हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस की, तो वहां पे ज्यूरिस्प्रूडेंस को बड़ा ही महत्व दिया जाता है, उनकी थ्योरीज को बड़े बखूबी तरीके से जांचा जाता है, परखा जाता है, उसके बाद ही कोई फैसला दिया जाता है। हर एक स्कूल का अपना एक मतलब है, हर एक ज्यूरिस्ट का अपना एक मतलब है। तो अगर आप कंपीट करना चाहते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, इस इंडिया के अंदर एक बड़े ओहदे पे, तो आपका जो कमांड है ज्यूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो फर्दर हम आगे बात कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। मेरी कोशिश है कि जितनी जल्दी से जल्दी मैं आपको ये कंसेप्ट मैं समझा सकूं, मैं सिखा दूं। नोट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हो, मैंने आपको अपनी मेल आईडी दी है, जस्ट मेल मी ऑन दैट मेल आईडी, मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूं, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अगर आपको इस वीडियो का फायदा हो रहा है अपने एग्जाम के अंदर, देन गाइस आफ्टर योर एग्जाम कम टू मी इन द कैप्शन, ड्रॉप अ कमेंट कि भाई आपको नेक्स्ट वीडियो किस कंसेप्ट, किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। एज पर योर सिलेबस मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उस वीडियो को बना पाऊं। जैसे कि ये ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 है, जैसे कि एलएलबी सेमेस्टर 1 के अंदर ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 है, एलएलबी सेमेस्टर 2 के अंदर ज्यूरिस्प्रूडेंस 2 है। ज्यूरिस्प्रूडेंस यहाँ पर खत्म नहीं होती है, ये 35 40 50 स्लाइड में ज्यूरिस्प्रूडेंस खत्म नहीं होती है। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है।
जैसे कि अभी एग्जाम मुझे पता लगा है कि एक यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके एग्जाम्स चलने स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर वहाँ के स्टूडेंट्स को अगर लगे कि मेरी वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है, देन जस्ट कमेंट मी इन द ड्रॉप बॉक्स एंड टेल मी कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए। आई विल मेक इट मैं उस वीडियो को बना दूंगा, आई विल मेक इट आउट। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं क्रिटिसिज्म को। चलिए क्रिटिसिज्म क्या कहता है, रॉस्को कौन किस हिसाब से क्रिटिसाइज हुए, किस बात पर क्रिटिसाइज हुए, देख लेते हैं। डिस्पाउंड्स पाउंड्स ग्रेट कंट्रीब्यूशन, क्या बात है, मैंने अभी आपको क्या कहा था, बेशक उनकी कितनी बढ़िया थ्योरी सही कंट्रीब्यूशन के ऊपर। On to sociological jurisprudence and his emphasizing on studying the actual working of law in the society. His theory suffers from certain drawbacks. Pound's theory of social engineering has been criticized for the use of term engineering, which equates society to a factory-like mechanism. So law is a social process rather than the results and applied of a engineering. वो इस बात पे क्रिटिसाइज हुए कि देखो लॉ एक सोशल प्रोसेस है, कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, कोई इंजीनियरिंग नहीं है जो बना दिया। आप खुद ही कह रहे हो, ठीक है, आप लॉ को बना नहीं सकते। आप कैसे फिर इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी चीज को डिजाइन करना, किसी चीज को बनाना। ठीक है, तो लॉ कोई बनाने वाली चीज नहीं है, ये सोशल प्रोसेस है जो हमारे सोसाइटी उसको अपने प्रैक्टिस से बार बार इंप्लीमेंट करती है, अपनी अपने अपनी एक्ट्स को इंप्लीमेंट करती है। तो इन बात पे क्रिटिसाइज हुए। रॉस्को पाउंड एक बात पर और क्रिटिसाइज हुए थे। कहना था दूसरे जूरिस्ट का कि भाई आप कभी भी किसी का पब्लिक प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, कभी भी आप किसी का प्राइवेट इंटरेस्ट 100% प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। कोई ना कोई पर्सन कहीं ना कहीं नाराज हो ही जाएगा। आपके घर में शादी है, आपके फूफा जी को, आपके मौसा जी को मुंह फुलाना ही फुलाना है। आप उनका कितना भी ख्याल रख लो, वो कह ही देंगे अरे तेने तो यार यहाँ पर मेरी बेइज्जती करा दी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लियोन डगेट, लियोन डगेट सोशियोलॉजिकल स्कूल के नेक्स्ट जूरिस्ट या फिर ऑथर, जिनका नाम है लियोन डगेट। ये क्या कहते हैं, इनका जो कार्यकाल रहा 1859 से लेके 1928 तक। डगेट वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय डर्केहिम्स वर्क Divisions of Labor in the Society, which was published in 1893. होंगे कोई डर के हम, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। उनकी लेबर ऑफ सोसाइटी की किताब, डिविजन्स ऑफ लेबर ऑफ सोसाइटी की किताब पब्लिश हुई थी 1893 के अंदर। डरके मेड अ distinctions between two kinds of needs of man in society. Firstly the common needs of individual, उनका कहना था कि firstly the common needs of individuals which are satisfied by mutual assistance, जिसको हम satisfy करें mutual assistance के through, and secondly the diverse needs of individuals, जो उनकी और भी अलग diversification needs हैं बाय एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज जैसी, उसको भी हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। देयरफॉर द डिविजन्स ऑफ लेबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट व्हेन व्हिच डगेट कॉल्ड द सोशल सॉलिडारिटी, सोशल सॉलिडारिटी, सोशल सॉलिडारिटी, सोशल सॉलिडारिटी। ठीक है, तो लियोन डगेट का कहना था कि आप कैसे कैसे लॉ को बना सकते हैं, लॉ में आपका क्या क्या मेजरली काम रहेगा। तो उन्होंने उनका कहना था कि पहले तो आप जो कॉमन नीड्स हैं इंडिविजुअल्स की, उनको प्रोटेक्ट करें, फिर दूसरी बार में आप उनको और उनकी नीड्स को डाइवर्सिफिकेशन, उनकी नीड्स की डाइवर्सिफिकेशन जान के उनको प्रोटेक्ट करें। देन ओनली आप सोशियोलॉजिकल स्कूल के लियोन डगेट की थ्योरी के मुकाबले आप उनकी बात पर तहे दिल से उतरेंगे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, मैं कह रहा हूं एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। इसको तो आप ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, रट्टा मार लो इसका, रट्टा मार लो इसका। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर आपके आना ही आना है। डॉक्ट्राइन ऑफ सॉलिडारिटी, देखो डॉक्ट्राइन ऑफ सॉलिडारिटी क्या कहती है। डगेट्स थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडिटी वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन इन द एसेंस ऑफ सोसाइटी। डगेट की थ्योरी क्या है कि सोशल सॉलिडिटी वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन इन द एसेंस ऑफ सोसाइटी। लोगों की ना इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पर बहुत ज्यादा है। एवरी इंडिविजुअल हैज हिज एग्जिस्टेंस ओइंग टू हिज मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी। हर किसी इंडिविजुअल की अपनी एक एग्जिस्टेंस है, अपनी एक पहचान है सोसाइटी के अंदर। ईच इंडिविजुअल कैन नॉट
procure the necessity of life by himself, और हर इंडिविजुअल अपनी नेसेसिटीज को खुद से पूरा नहीं कर पाएगा. Therefore each in his turn has to depend on other for his needs. इसके लिए उसको किसी ना किसी जरूरत के लिए किसी ना किसी पर निर्भर होना पड़ेगा. The ultimate end of all human activities is to ensure the interdependence of man. ठीक है. डगिट फर्दर स्टेटेड दैट द लॉ ऑल्सो सर्व द सेम एंड, और डगिट ने क्या कहा कि लॉ भी ऐसे ही सर्व करता है हर किसी के एंड पर. ही पॉइंटेड आउट दैट लॉ इज अ रूल विच मैन ओबे नॉट बाय वर्च्यू ऑफ एनी हायर प्रिंसिपल बट बिकॉज दे हैव टू लिव एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. उसने एक बहुत ही अच्छी बात बोली सोशल सॉलिडरिटी के अंदर. उसने पॉइंटेड आउट किया कि जो भी एक मैन है वो आपकी बात को इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि किसी हायर मेंबर ने उसको मानने के लिए कहा है. नहीं, वो इसलिए मान रहा है कि मोरालिटी के तौर पर अगर उसको सोसाइटी में रहना है तो इस चीज को मानना, इस चीज का पालन करना उसके लिए जरूरी है. Duggett rejected the traditional notions of right, sovereign, state, public and private law. Duggett ने रिजेक्ट कर दिया ट्रेडिशनल नोशंस को. क्या किसके राइट्स हैं, क्या कौन सोवरेन है, क्या स्टेट, क्या पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ. डगिट ने इन सबको हटा दिया. तो मेजरली डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी ये क्या कहता है कि भैया डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी को अगर हम आसान भाषाओं में समझ लें तो डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी ये कहता है कि पहली बात कि हर इंसान किसी ना किसी चीज के लिए किसी ना किसी पे सोसाइटी के अंदर इंटरडिपेंडेंट है. वो अपनी सारी जरूरत खुद से पूरी नहीं कर सकता. जैसे कि आपको चलने के लिए रोड चाहिए. क्या आप रोड खुद बनाएंगे? नहीं. कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी. तो किसका राइट है? गवर्नमेंट का राइट है. गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट आपको करके देगी. इसमें आपका क्या राइट है? इसमें आपका क्या राइट है? इसमें आपका राइट है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. होप कि आपको डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी समझ में आई होगी. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. क्रिटिसिज्म. देखो जी, डगिट भी क्रिटिसाइज हो गए. डगिट का क्रिटिसिज्म क्या है? डगिट को कहा गया, क्रिटिसाइज किया कि डगिट डेफिनेशंस ऑफ लॉ आल्सो कंफ्यूजिंग as in laying down the fundamentals to which the law must conform. He confuses to distinguish between what the law is and what is ought to be. From him, anything which does not encourage social solidarity is not a law at all. क्या बात है, क्या बात की थी डगिट ने. भैया वो कह रहा है कि अपनी डेफिनेशन को खुद लेके कंफ्यूज था पर्सन. क्या बात है, मतलब खुद ही ने बोला खुद ही कंफ्यूज है, समझा ही नहीं पाया सभा के अंदर. उसका था कि वो कंफ्यूज था कि लॉ क्या होना चाहिए और लॉ क्या है. लॉ क्या होना चाहिए और लॉ क्या है. और अगर कोई चीज है जो सोशल सॉलिडेरिटी को एनकरेज नहीं कर रहा, वो लॉ ही नहीं है. वो लॉ ही नहीं है. वो इस बात के ऊपर डगिट जो है क्रिटिसाइज हो गए. इस बात के ऊपर डगिट जो है क्रिटिसाइज हो गए. और इसको इसी तरीके से यहां पर हम रोक देते हैं. इस वीडियो को इसी तरीके से हम यहां पर रोक देते हैं. आपका पांचों के पांचों स्कूल रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से. ठीक है, होप आपको जल्दी से जल्दी मैं समझा दूंगा. होप मैं आपको जल्दी से जल्दी समझा दूंगा. पहला है नेचुरल स्कूल, जिसमें हमने पढ़ा रुडोल्फ स्टैमलर को. ठीक है, उनका जो था कि भाई हाईएस्ट एक्सप्रेशन है, सोशल लाइफ है, इंडिविजुअल का एक प्रोटेक्ट करना है. जोसेफ कॉलर को हमने पढ़ा. उन्होंने कहा कि एटर्नल लॉ नहीं है, हमें मोरली कल्चरली सबको सबके हिसाब से बदलना पड़ेगा. फिर हम एनालिटिकल स्कूल पर आ गए. हमने एनालिटिकल स्कूल में जॉन ऑस्टिन को पढ़ा, उनके क्रिटिसिज्म पढ़े. फिर हमने हेंस केल्सन को पढ़ा, उनकी क्रिटिसिज्म पढ़ी. फिर हमने एचएलए हार्ट को पढ़ा. फिर हिस्टोरिकल स्कूल में हम आ गए. हिस्टोरिकल स्कूल में हमने सर हेनरी के मैने को पढ़ा. फिर एफके वॉन सेविग्नी को पढ़ा. उसके बाद सेविग्नी की क्रिटिसिज्म पढ़ी हम लोगों ने. सोशियोलॉजिकल स्कूल पर फिर हम आ गए. फिर हमने रॉस्को पाउंड को पढ़ा, रॉस्को पाउंड की क्रिटिसिज्म पढ़ी. लियोन डगिट को पढ़ा. इस तरीके से हमने अपने 5 स्कूल को पूरा कर लिया. दोस्तों. नेचुरल स्कूल पॉजिटिव स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल. नेचुरल स्कूल, पॉजिटिव स्कूल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल. रियलिस्टिक स्कूल का कंसेप्ट इतना है नहीं आपके सिलेबस के अंदर. ठीक है दोस्तों, सो विद दिस हम अपनी वीडियो को
यहाँ पर एंड करेंगे धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, और जो लास्ट बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ गाइज, थैंक यू। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको प्लीज लाइक करें, और मैं ऐसा समझता हूं कि आपके एग्जाम के लिए बड़ी यूजफुल रहेगी। अगर हाँ रहे तो ड्रॉप कमेंट बॉक्स के अंदर आके यस जरूर लिख देना प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तहे दिल से। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो नाउ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। देखो ये बेकार की बातें हैं, सब्सक्राइब माई चैनल पर कर दिया करो यार, तुम्हारे लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस कंसेप्ट पे चाहिए एज पर योर एग्जाम, जस्ट गिव मी अ कमेंट फॉर दैट। ठीक है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट डाल दें। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आप लोग बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से अपना एग्जाम देना गाइस। ठीक है, मैंने आपको अपनी मेल आईडी मैंने आपको दे दी है, अपनी मेल आईडी मैंने आपको दे दी है। जिस भी पर्सन को मेरे नोट्स पसंद आए हो, जिस भी पर्सन को मेरे नोट्स पसंद आए हो, या फिर किसी भी पर्सन को यूजी और पीजी के लिए तैयारी करनी हो, या फिर किसी भी पर्सन को लगे कि नहीं यार बढ़िया पढ़ाया भाई ने, हमारे बड़े भाई ने, और हमें इनसे पढ़ना है, लॉ के कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से आप फर्निश करना चाहते हो, देन जस्ट ड्रॉप मी अ मेल ऑन दैट मेल। ठीक है, माय टीम विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑन दैट मेल। किसी को मेरे ये वाले नोट्स चाहिए हो फॉर एग्जाम पर्पस, शॉर्ट नोट्स हैं, आप लोग ले लो। ठीक है, बहुत ज्यादा काम ही आएंगे आपके, और आपको हेल्प करेंगे आपके आंसर फ्रेमिंग के अंदर। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपनी थैंक यू वाली स्लाइड खोल दूं मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आपसे अब लेता हूं अलविदा, और विदा, अलविदा, कुछ भी कह लो जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही आके मुलाकात करूंगा आपके एग्जाम के लिए, बट मैं नेक्स्ट वीडियो अपने हिसाब से बनाऊं उससे पहले आप मुझे आके बता दें कि मैं कौन सी वीडियो किसके लिए बनाऊं। जिसके भी मेजर मेजर कमेंट्स आएंगे मैं उसको उसी के बिहाफ पर, सबसे ज्यादा जिसके भी कमेंट्स आएंगे उसी के बिहाफ पर मैं अगली वीडियो बना दूंगा, अगली वीडियो डाल दूंगा एज पर योर एग्जामिनेशन शेड्यूल्स, एज पर योर एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, और मैं आशा करता हूं कि मेरी इतनी मेहनत का कोई तो आप लोगों के लिए फायदा होगा। शायद से मैं अपने इस जर्नी के अंदर कामयाब हो जाऊं, जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, जो शायद मैं आप तक वो चीज पहुंचा पाया। अगर मैं नहीं पहुंचा पाया हूं तो प्लीज मुझे माफ करना, क्या पता मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, उसके लिए भी मैं आपसे माफी मांग रहा हूं स्टार्टिंग में ही। सो प्लीज, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव मी। ठीक है,